हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शन की निःशुल्क क्लासेस शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 15 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 16 है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार बसीन की संधि के बाद की क्या कहानी थी, या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की क्या पृष्ठभूमि थी। साथ ही ये भी देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद किस तरीके से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को काफ़ी आसानी से विजित कर लिया गया, और इस विजित के दौरान वो जो दो घटनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनको लेकर करंट में हमेशा इशू बना रहता है, आखिरकार भीमा कोरेगांव की घटना और पिंडारियों को लेकर। तो हम इन सभी टॉपिक को काफ़ी विस्तृत दृष्टि से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी का वैकल्पिक विषय इतिहास का पाठ्यक्रम है, आधुनिक भारत का। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किए थे, चाहे फिर यूरोपीय कंपनियों के आगमन को लेकर हो या फिर प्लासी या बक्सर की विजय की बात हो। तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी कहानी अभी तक हमने अपने प्रीवियस 15 पार्ट में पढ़ी है, उसका एक क्विक फास्ट मोड रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको आज की कहानी में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या कोई दिक्कत ना आए। साथ ही अगर आपने अपने नोट्स को रिवाइज नहीं किया है तो वो भी हो जाए। अब आप में से जिन लोगों को पहले से ही पूरी कहानी काफ़ी अच्छे से पता हो, तो वो क्या कर सकते हैं कि लगभग 25 मिनट्स के वीडियो को स्किप कर दें। अर्थात आप एक तरीके से जब हम यहाँ से इस चीज़ को चेंज करते हैं, अगर आपको जब ये नई स्लाइड ऐसे मिले, तो आप समझ जाना कि अब आज से हमारी आज की कहानी शुरू हुई है। क्लियर? नहीं तो आपको अगर इसी ऐसी ही स्लाइड मिल रही है, तो आप ये समझना कि अभी भी पुरानी कहानी चल रही है। क्लियर? हालांकि वहाँ से आपको पता चल ही जाता है कि हमने अपनी स्टोरी को कहाँ से ब्रेक किया है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी पूरी कहानी को क्विक मोड में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो आप जैसा कि जानते हो कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है 15वीं से 16वीं सदी के दौर में। ये यूरोपीय कंपनियां प्रारंभ में तो केवल और केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती हैं, और इनका जो व्यापार था वो वाणिज्यिक परंपरा पर आधारित था। वाणिज्यिक परंपरा का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से कच्चे माल को लेते थे या यहाँ से विनिर्मित माल को लेते थे और एक बिचवानी के रूप में यूरोप के मार्केट में बेच देते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। इन कंपनियों ने भारत के कई सारे क्षेत्रों में अपनी बस्तियां इस्टेब्लिश की। बस्तियों का मतलब ये है कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों से ये जहाँ जहाँ से माल को खरीदते, चाहे आगरा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे बिहार हो या बंगाल हो या गुजरात हो या फिर महाराष्ट्र के कई सारे रीजन हो, या फिर जनजाति एरिया की कुछ काफ़ी उपयोगी वस्तुएं हों, उन सब को खरीदकर अपनी गोदामों में स्टोर करते थे। और उन गोदामों को, खास तौर पर जो गोदामें होती थीं, वो तटों के किनारे होती थीं, अर्थात गोदीबाड़ा एक तरीके के। तो वहाँ से अपने पानी के जहाज में लादकर और यूरोप की ओर निकल पड़ते थे। ऐसी स्थिति वो कई वर्षों तक करते रहे। और इस परंपरा में आरंभ में तो पुर्तगालियों का एकाधिकार बना रहा, लेकिन इनके एकाधिकार को आगे चलकर डचों और अंग्रेजों ने चुनौती दी। ये बात अलग है कि डच का जो ध्यान था वो इंडोनेशिया के व्यापार पर ज़्यादा था। वो भारत के बंगाल से सूती वस्त्र को लेते और उसे इंडोनेशिया के मार्केट में बेचते थे, और इंडोनेशिया की मार्केट के बाद वहाँ से मसाला लेकर वो यूरोप की ओर निकल पड़ते। लेकिन उसी समय डचों का भी ध्यान इंडिया की ओर आया, और उसी समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी ध्यान इंडिया की ओर आया। ये बात अलग है कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन को चार्ल्स द्वितीय से प्यार हो गया, तो इसलिए इस रिश्तों में टकराहट की जगह पे मेल मिलाप हो गया, और पुर्तगाली राजा ने बम्बई को दहेज के रूप में कंपनी को दे दिया। क्लियर? इसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगालियों का भारत से एकाधिकार समाप्त हो गया, और उन्होंने सोचा
कि जब हमारा दामाद ही वहाँ पर है तो हमें फिर यहाँ पे इतनी दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बेटी के सम्मान की बात है। तो वो बेचारे चले जाते हैं। इसके बाद डचों और कंपनी के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन कंपनी डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित करके इन्हें भी इंडिया से आउट कर देती है। बचते हैं डेनिस। डेनिस को ये लगता है कि हम इंडिया में इतना ध्यान ना दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सामानों की बिक्री यहाँ पे हो नहीं रही। तो जो उन्होंने प्रारंभ में कुछ बस्तियाँ भारत में बसाई थीं, उन बस्तियों को चंद रुपयों के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी को बेचकर भारत से इजिप्ट कर जाते हैं। अब बचते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों के साथ उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जो 3 कर्नाटक युद्धों के नाम से जानी जाती है। हालांकि ये कर्नाटक युद्ध का आरंभ और अंत यूरोप की परिस्थितियों पर डिपेंड होता था, लेकिन बांडीवास की लड़ाई और पेरिस की ट्रीटी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल पांडिचेरी तक सीमित रह गए और आज़ादी तक, या आप कह सकते हो कि भारत की आज़ादी के बाद तक पुर्तगाली और फ्रांसीसी 1961 तक भारत में बने रहे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब इन सभी यूरोपीय कंपनियों में एकाधिकार मिल गया और वो सर्वप्रभु संपन्न बन गई। लेकिन उसकी सर्वप्रभु संपन्नता यहीं तक नहीं थमी। उसने हालांकि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध से पहले ही बंगाल पे अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश कर ली, जिसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी के युद्ध में उसने न केवल सेनापति को अपने पास मिलाया, न केवल अधिकारियों को अपने साथ लिया, बल्कि कई सारे उनके अपनों को भी अपने साथ लेकर प्लासी के युद्ध को एक षड्यंत्र के रूप में तब्दील कर दिया और ये केवल एक छिटपुट लड़ाई बनकर रह गई। इसी दिशा में बढ़ते हुए जब उसने कठपुतली नवाब का गठन किया, तो उस कठपुतली नवाब से इतने सारे विशेषाधिकार मांग लिए कि जो आगे चलकर उस विशेषाधिकारों के प्रति कठपुतली नवाब को भी दिक्कत में लाने लगे। जब नवाब ने अपनी प्रभुता की इस्टेब्लिश करने की बात की और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को रोकने की डिमांड की, तो कंपनी ने उनकी इस महत्वाकांक्षा का प्रतिरोध किया। कंपनी ने कहा कि अगर आप हमको ये रियायतें नहीं दे सकते हो, अगर आप हमको वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर की सूबेदारी नहीं दे सकते हो, तो आप भी अपने नवाबियत के पद को छोड़ दें। ये बात अलग है कि मीर जाफ़र ने नवाबियत के पद को न छोड़कर प्रतिरोध करने की बात की और इसी प्रतिरोध की दिशा में उसने डचों के साथ में एक मोर्चा बनाया। लेकिन डचों को कंपनी ने आगे चलकर बेदरा के युद्ध में पराजित किया, जो कि हमने अभी ही पढ़ा। तो इससे मीर जाफ़र अकेला हो गया और फिर कंपनी ने पूछा कि चचा अब किसको आप लेकर आओगे। तो मीर जाफ़र ने कहा कि बाबूजी अब हम किसी को नहीं लाएंगे, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्राण वायु हो। तो इसी चीज़ को लेकर कंपनी ने कहा कि ठीक है, अगर हम आपके प्राण वायु हैं तो एक काम करो कि आप कलकत्ता में रहने लगो और थोड़ा बहुत जो झाड़ू पोछे का काम होता है वो करने लगो। इसके बदले में हम आपको 10,000 रुपये वार्षिक दिया करेंगे पेंशन के तौर पर, ताकि आपका भी जीवन गुजर बसर चलने लगे। मीर जाफ़र ने कहा कि जैसी मालिक आपकी इच्छा। लेकिन इसी समय आपको ये पता हो कि आखिरकार कंपनी मीर जाफ़र को हटाकर किसी और को कौन लाना चाहती थी। आखिर वो कौन सा व्यक्ति था जो भारत को 56 इंच के सीने के माध्यम से बचा सकता था। तो उसी दिशा में आता है मीर कासिम। ये बात अलग है कि मीर कासिम का व्यक्तित्व मीर जाफ़र की अपेक्षा अलग था और मीर कासिम के अंदर योग्यता भी थी, चतुराई भी थी। वो अली वर्दी खां से काफ़ी कुछ सीख चुका था, अर्थात कंपनी को कैसे भारत से बाहर निकालना है उसके मन में ये स्ट्रेटजी थी। लेकिन 1760 में उसने जो संधि की, उस संधि पत्र पे उसने जो अधिकारों का हनन अपना कर लिया, वो वास्तव में आगे चलकर उसी के काल के चक्र को फंसा कर रख दिए। अर्थात उसे उस काल चक्र में ऐसा फंसा दिया कि उसे भी आगे चलकर अंग्रेजों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा और उसे भी आगे चलकर एक संयुक्त मोर्चे के माध्यम से कंपनी को परास्त करने की कोशिश करनी पड़ी। ये बात अलग है
कि उस युद्ध में अवध के नवाब का इतना अच्छा सहयोग नहीं मिला, या कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से वो कंपनी की ओर जाकर मीर कासिम की ओर नहीं गया, जो कि काफ़ी अपराजिता को शो करता है, सॉरी, जो उसकी पराजिता को शो करता है। लेकिन ये बात अलग है कि बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम तो समाप्त हो गया, मीर कासिम को तो कंपनी ने पराजित कर दिया, लेकिन उसने इलाहाबाद की दो संधियों के माध्यम से अवध के नवाब को अपने अधीन कर लिया, वहां पर मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली और साथ ही अवध के नवाब को घेरे की नीति के अंतर्गत लाकर उत्तरी क्षेत्र की भी प्राप्ति कर ली। अर्थात इससे कंपनी के न केवल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, बल्कि कंपनी के सैन्य सहयोग में बढ़ोतरी हुई और साथ ही कंपनी की सामरिक स्थिति भी मजबूत हुई। इन 3 S के माध्यम से कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड को और भी ज़्यादा हाई किया और इसी दिशा में बढ़ते हुए कंपनी ने अब मुग़ल सत्ता से वैलिडिटी लेने की कोशिश की और मुग़ल सत्ता से ये कहा कि आप हमें वैलिडिटी दे दो, आप ये कह दो कि ये जो कंपनी है ये भारत में लोगों का कल्याण करने आई है। आखिरकार मुग़ल सत्ता से वैलिडिटी लेने की आवश्यकता ही क्यों थी? मुग़ल सत्ता से वैलिडिटी लेने की आवश्यकता इसलिए थी कि ताकि ये जो कोरोना की आयुर्वेदिक जो टैबलेट्स हैं ये वैक्सीन के रूप में ना जा पाएँ, या इसका हम पहले दिन ही प्रमोशन ना कर पाएँ, इसको ICMR से ना ऐड कर पाएँ। क्लियर? तो इतनी सारी परिस्थितियों को देखते हुए जब सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन को ये बता दिया कि उनकी वैक्सीन इंडिया में सबसे पहले आने वाली है, तो कंपनी ने ये सोचा कि ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी वैक्सीन पहले आएगी, तो महाराज आप इसे अप्रूवल दे दो। तो मुग़ल बादशाह ने कहा कि हम आपको अप्रूवल तो दे देंगे, लेकिन आप हमें क्या दोगे? तो सीरम इंस्टीट्यूट अर्थात कंपनी ने कहा कि साहब हम आपको पेंशन याफ्ता के रूप में धन दे देंगे। अब जब ऐसी बात हो गई तो कंपनी की बात को मुग़ल सत्ता ने मान लिया और इस तरीके से कंपनी के अधीन पूरा का पूरा उत्तर भारत आ गया, या कहें कि गंगा का मैदान उनके अधीन आ गया। जब गंगा का मैदान उनके अधीन आ गया तब बारी थी दक्कन के उस क्षेत्र को विजित करने की, जहां से कंपनी अपने व्यापार को या अपनी सामरिक स्थिति को और सुदृढ़ कर सकती थी। तो इस दिशा में उसने पहले चुना मैसूर को। मैसूर को चुनने का कारण ये था कि उस समय मैसूर फ्रांसीसियों के साथ में मिलकर कंपनी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, साथ ही मराठों के प्रभुत्व को भी सीमित कर रहा था और निज़ाम को बार बार अपनी टकराहट का शिकार बना रहा था। हैदर अली नाम के इस व्यक्ति ने देवराज और नंजाराज के बीच हुए उस उत्तराधिकार के संघर्ष में मराठों के हमले का प्रतिशोध को लेकर अपने आप को उद्धृत किया और इस उद्धरण में उसने अपनी शक्ति को इतना मजबूत कर लिया कि वाडियार वंश के व्यक्ति को पद से पदस्थ किया और स्वयं जाकर राजगद्दी संभाल ली। इस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी युद्ध विजय नीतियों और अपने कौशल के माध्यम से उसने मराठा और निज़ाम दोनों को पूरी हद तक तोड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन जब उत्तर से चौधरी बनकर कंपनी आई तो उसने ये देखा कि मराठे और निज़ाम अकेले हैं, तो क्यों ना इन दोनों का सहयोग लेकर हम इसके साथ अपनी रोटियां सेक सकें, अर्थात इन दोनों को आपस में संयुक्त बनाकर मैसूर के साथ वर्सेस करा दें, ताकि मैसूर पराजित हो जाए और फिर हम एक एक करके मराठों को भी जीत लें और निज़ाम को भी जीत लें। क्योंकि अगर एक साथ जीतेंगे तो ये तीनों लोग मुझे गिरा गिरा कर मारेंगे और बंगाल की खाड़ी में तो डुबोएंगे ही, बल्कि अरब सागर में हमें इतना डुबो देंगे कि हम वहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। इस दिशा को कंपनी जानती थी। कंपनी ने निज़ाम से कहा कि आप एक काम करो, आपको मैसूर को पराजित करना है तो आप हमसे एक संधि कर लो और संधि के रूप में आप हमें केवल उत्तरी सरकार का थोड़ा सा क्षेत्र दे दो और हम आपको सेना देंगे, सहयोग देंगे, अपनी तकनीक देंगे और मैसूर को पराजित करा देंगे। अर्थात मैसूर से हम आपको वो क्षेत्र दिला देंगे जिन अधिकारों के लिए आप उससे लड़ रहे हो।
मराठों से भी यही बात कही, लेकिन मराठों ने कहा कि प्रभु आप इतना हम पर ध्यान क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो कल्याणकारी के लिए आए हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि उन भारतीयों का जाकर तुम्हें कल्याण करना है। तो मराठों ने कहा कि ठीक है, अगर आप कल्याण ही करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन आपको चाहिए क्या। तो कंपनी ने कहा कि आप हमें कुछ क्षेत्र दे देना बस। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब इस संयुक्त मोर्चे को बनाकर 2 से 3 बार युद्ध हुए, जिसमें प्रारंभ के 2 युद्धों में हैदर अली ने परिस्थितियों को अनुकूल और प्रतिकूल बनाकर हर संभव तरीके से संधि अपनाई, चाहे वो मद्रास की प्रथम संधि हो या फिर मैंगलोर की द्वितीय मैसूर युद्ध की संधि हो। लेकिन टीपू सुल्तान के सत्ता में आने पर और कॉर्नवालिस की महत्वाकांक्षा ने, कंपनी की स्थिति की सुधरने की अवस्था ने तृतीय आंग्ल मैसूर की युद्ध उन्मुख हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को पराजित करके श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। उस श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू से न केवल उसका आधा क्षेत्र लिया गया, बल्कि उससे 3 करोड़ रुपए लेकर उसकी शक्ति को छीण कर दिया। ये बात अलग है कि आगे चलकर वेलेज़ली ने सहायक संधि स्वीकार करने के लिए उस पर दबाव बनाया, नहीं तो उस पर युद्ध थोपकर उसे पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की, और इस कोशिश में वो सफल हुआ और आगे चलकर वाडियार वंश के एक व्यक्ति को नियुक्त करके, एक बालक को नियुक्त करके सहायक संधि के अधीन दूसरे राज्य को अपने साथ शामिल कर लिया। पहला राज्य हैदराबाद का निज़ाम था, दूसरा राज्य मैसूर था और तीसरा बनता है अवध। इतनी कहानियाँ हमने पढ़ ली। जब मैसूर इनके अधीन आ गया तो मैसूर के साथ समरूपता रखते हुए मराठे भी चल रहे थे, लेकिन मराठों को हमने काफ़ी बैक से लेकर उनकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयत्न किया था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से औरंगजेब ने शंभू जी को कैद कर लिया था और शंभू जी को पराजित करने के बाद उसके बेटे साहू और उसकी पत्नी येसुबाई को अपने यहाँ किडनैप कर लिया या बंदी बना लिया। लेकिन शाह आलम प्रथम के समय बालाजी विश्वनाथ के साथ नेगोशिएशन करके उसे छोड़ दिया गया। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके भाई की पत्नी ताराबाई उसके भाई के बेटे शिवाजी द्वितीय को सत्ता का उत्तराधिकारी बना रही होती है, या कहें कि उसे छत्रपति बना रही होती है। तो उसे बड़ी ग्लानि होती है और इस ग्लानि की पीड़ा में वो ताराबाई को परसुएट करता है कि आप मान जाइए, आप हमको सत्ता दीजिए, किंतु वो इनकी बात को नहीं मानती हैं। तो ताराबाई से कहता है कि हम आपसे युद्ध तो नहीं करना चाहते, लेकिन सत्ता की गद्दी ने मुझे मजबूरी बस युद्ध करने की ओर उन्मुख किया, तो अतः आप मेरे साथ युद्ध करें। तो खेड़ा नाम का युद्ध होता है। उस खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ के कुशल नेतृत्व ने उसे वारना की संधि करने को मजबूर किया, और उस संधि के अंतर्गत ये डिसाइड हुआ कि दक्षिण के जो मराठा क्षेत्र हैं उसमें कोल्हापुर की जो रियासत है वहाँ पर जो शासन करेगा वो शिवाजी द्वितीय करेगा अर्थात कोल्हापुर में। और जो उस समय सतारा जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वहाँ पे साहू अपनी सत्ता करेगा। ये बात अलग है कि साहू को आगे चलकर कई अन्य संघर्षों का सामना करना पड़ा। फिर वो चाहे राजा राम द्वितीय का दूसरा पुत्र शंभू जी द्वितीय हो, जिससे भी आगे चलकर वारना की संधि होती है। इसके अलावा साहू के कई सारे अधिकारी, चाहे वो चंद्रसेन हो, द्वितीय हो, या फिर दत्तात्रेय हो, या फिर कई सारे ऐसे अधिकारी जो कि ताराबाई के साथ मिल गए थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ की कूटनीतिक चतुराई ने उन्हें वापस साहू के साथ ले आए और साहू की स्थिति को मजबूत कर दिया। अर्थात साहू को एक ऐसा कडप्पा मिल गया जो उस महेंद्र बाहुबली की सत्ता को या उसके पद को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होने दिया, और मरते दम तक साहू के साम्राज्य की रक्षा की। इस साहू के साम्राज्य की रक्षा करते हुए उसने उन किंग मेकर्स को भी अपने अधीन ले आया जो मुगलिया सत्ता में उत्तराधिकार को बार बार परिवर्तित करते रहते थे। अर्थात उन सैयद बंधुओं से भी एक ऐसी संधि कर ली जो कि रिचर्ड टेम्पल की नज़र में मराठों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुई। उस संधि में न केवल कंपनी के उस संधि में
न केवल मराठों को मुगल क्षेत्रों से चौथ और सरदेश मुखी की वसूली की प्राप्त हुई, बल्कि उनको ये तक अधिकार मिल गया कि वो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के कई सारे क्षेत्रों में अपनी स्वायत्त प्रभुता का गठन कर सकते हैं। यहाँ तक कि दक्कन के जो भी क्षेत्र हैं जो मुगल रियासत के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर भी अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस चीज़ से साहू भी प्रसन्न हुआ और बालाजी की प्रतिष्ठा में भी काफ़ी उछाल आया। इस प्रतिष्ठा और इस सम्मान ने उस मराठों के उस समाज में उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी उच्च बना दिया और इसी चीज़ को लेकर साहू ने उन्हें पेशवा का पद दे दिया। पेशवा वास्तव में उस समय का प्रधानमंत्री होता था और धीरे धीरे चलकर बालाजी विश्वनाथ के बाद ये पद एक तरीके से वंशानुगत बन गया। उनके मरने के बाद 1740 में नहीं, उनके मरने के 1720 में उनका बेटा, उनके वास्तव में दो बेटे थे, एक का नाम था चिम्माजी और दूसरे का नाम था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम अपने पिता से भी कई गुना आगे था, अर्थात उसमें नीति मर्मज्ञता, राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता काफ़ी ज़्यादा थी। उसने अपने पिता के अधूरे उस स्वप्न को पूरा करने का प्रयत्न किया जिसमें मिट्टी इस हिंदुस्तान की थी, जिसमें मयूर पंख मुगल सत्ता का था और उस मुगल सत्ता की जो जड़ें थीं वो इस मिट्टी में लगी हुई थीं और उन जड़ों को अगर उखाड़ना था तो तीर मराठा साम्राज्य का था। अर्थात इस तरह से अगर मुगलिया सल्तनत को पूरी तरीके से समाप्त करना है तो वो केवल और केवल मराठा हैं और वो हिंदू पद पातशाही के कॉन्सेप्ट के साथ में उस मुगल सत्ता को पूरे भारत से खदेड़ देंगे। ये बात अलग है कि हिंदू पद पातशाही के इस कॉन्सेप्ट को, अर्थात सभी हिंदू राजा एक हैं, मराठा उन्हें किसी तरीके से परेशान नहीं करेंगे, उनका किसी तरीके से शोषण नहीं करेंगे, इस वचन के साथ उसने हिंदू पद पातशाही का कॉन्सेप्ट अपनाया। लेकिन 1740 में उसकी अचानक मौत हो जाने के बाद उसके बाद उसका बेटा बालाजी बाजीराव सत्ता में आता है और बालाजी बाजीराव ने इस हिंदू पद पातशाही के कॉन्सेप्ट को अप्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया। अर्थात इसी के सैन्य अधिकारियों या इसी के कई भाइयों ने, चाहे वो रघुनाथ राव हों, चाहे सदाशिवराव भाऊ हों, चाहे वो फिर होलकर हों, इन सब ने या तो राजपूतों से टैक्स की वसूली की या तो फिर जोधपुर के खाम्बेर के दुर्ग में जाट जो नेता थे उनके खाम्बेर के दुर्ग में हमला किया और उनसे भी चौथ की वसूली की। यही वजह थी कि पानीपत की थर्ड बैटल में जहां अब्दाली के साथ में सारे मुसलमान एक हो गए, वहीं मराठों के साथ में हिंदू राजाओं ने अपनी एकता को विखंडित रखा। क्लियर, अपनी एकता को खंडित रखा। क्लियर। इससे मराठों की पराजय हुई और इस मराठों की पराजय में न केवल बालाजी विश्वनाथ का दूसरा बेटा चिम्माजी का बेटा जो सदाशिवराव भाऊ है उसका देहांत हो गया, बल्कि बालाजी बाजीराव के, देखना पहले वाले का मैंने नाम बताया बालाजी विश्वनाथ, उसका बेटा चिम्माजी और उसका बेटा सदाशिवराव भाऊ, वो खत्म हो गया। और साथ ही बालाजी बाजीराव का जो बेटा था विश्वास राय, उसका भी देहांत हो गया। उसके देहांत के शोक में आगे चलकर 1761 में ही बालाजी बाजीराव का भी देहांत हो गया और उसके बाद सत्ता पर आता है माधवराव प्रथम। ये बात अलग है कि 10 वर्षों तक उस तरुण युवक की ज़िंदगी रहती है, उसके आगे 1772 में उसका भी देहांत हो जाता है। अर्थात माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बालाजी बाजीराव का तीसरा बेटा नारायण राव सत्ता में आता है। नारायण राव के सत्ता में आने के बाद कंपनी के साथ युद्ध होता है, लेकिन उस युद्ध के पहले ही नारायण राव की मृत्यु हो जाती है और नारायण राव की मृत्यु के बाद जो उसका दूसरा था रघुनाथ राव, यानी कि रघुनाथ राव किसका बेटा था, बाजीराव प्रथम का। क्लियर। तो रघुनाथ राव यानी कि राघोबा अपनी उत्तराधिकारी की दावेदारी करता है, लेकिन ये बात अलग है कि नारायण राव प्रथम के मरने के पहले ही वो अपने एक पुत्र को जन्म देता है जिसका नाम माधवराव नारायण होता है।
वो अभी अल्पवयस्क होता है, इसलिए उसकी रक्षा नाना फडणवीस के नेतृत्व में आती है और नाना फडणवीस उसे 1795 तक एक कडप्पा की भूमिका में रहकर उस महेंद्र बाहुबली की रक्षा करते हैं। क्लियर। और जब वो रक्षा कर लेते हैं तो इसके प्रतिशोध में रघुनाथ राव कंपनी के पास जाता है और सहयोग मांगता है कि ताकि उसे पेशवा का पद प्राप्त हो सके। कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ सूरत की संधि करो, और जब सूरत की संधि कर लेता है तो उस समय कलकत्ता काउंसिल, जो कि कलकत्ता की थी, या कहें जो बंगाल प्रेसिडेंसी की थी, या कहें जो वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन थी, उसने बम्बई की उस सूरत की संधि को ठुकरा दिया और बम्बई नाराज होकर प्रीवी काउंसिल चली गई। मैंने पिछले कल के पार्ट में प्रीवी काउंसिल की जगह प्रिंसी काउंसिल बोला है, तो आप समझ सकते हो प्रीवी और प्रिंसी एक ही। इतना तो आप जान ही सकते हो कि जब स्पीड में होते हैं तो कई सारे वर्ड नहीं आ पाते। क्लियर। तो प्रीवी काउंसिल के पास गया, प्रीवी काउंसिल को परसुएट किया और ये कहा कि ये जो सूरत की संधि हम कर रहे काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसी समय एक वर्षों के बाद नाना फडणवीस, जो कि पेशवा की तरफ से थे, उन्होंने कलकत्ता काउंसिल से संधि की और कहा कि हम आपको सालसेट का क्षेत्र दे देंगे और साथ में 12 लाख रुपए भी दे देंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि जब बिना युद्ध किए हमें इतना सब कुछ मिल जा रहा है तो ए बम्बई के राजा, आप काहे युद्ध कर रहे हो, आप राघोबा का पक्ष मत लो। लेकिन बम्बई के नरेश ने कहा, बम्बई के रियासत ने ये कहा कि प्रभु, हमने अपना एक बार वचन दे दिया है और अगर हमने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर हम अपने आप की नहीं सुनते। अर्थात बम्बई का जो राजा था, या कहें बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, वो अपने आप को सल्लू भाई समझ बैठी। और जब वो अपने आप को सल्लू भाई समझ बैठी तो उसी समय नाना फडणवीस ने कहा कि ठीक है भाई, अब युद्ध ही आप हमारे साथ कर लो। तो हुआ क्या कि पेशवाओं को दो तरीके के युद्धों से लड़ना पड़ा, एक तो बम्बई से और दूसरा उसे कलकत्ता से। बम्बई से तो उसने जो लड़ाई लड़ी उसको तो बड़गांव के युद्ध में ही पराजित कर दिया और बड़गांव की अपमानजनक संधि की। इस तरीके से बम्बई प्रेसिडेंसी इस युद्ध से अलग हो गई। और इसमें ये भी बम्बई प्रेसिडेंसी से कहा गया कि भविष्य में आप राघोबा को किसी तरीके का साथ नहीं दोगे और साथ ही हमारे जो क्षेत्र हैं वो आप हमें लौटा दोगे। तो बम्बई ने कहा कि ठीक है, लेकिन आगे चलकर कलकत्ता काउंसिल, या कहें कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि हम इस बड़गांव की अपमानजनक संधि का बदला लेंगे और अपने मरते दम तक हम युद्ध करेंगे। लेकिन ये बात अलग है कि उसी समय महादजी सिंधिया के द्वारा ये सालबाई की ट्रीटी कराई गई 1782 में, जिसमें अगले 20 वर्षों तक शांति की बात की गई। सालबाई की संधि को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी सारी डिबेट्स है। कोई ये कहता है कि सालबाई की ट्रीटी ने ये सिद्ध कर दिया कि मराठों की संजीवनी शक्ति अभी सूखी नहीं थी, तो कोई ये कहता है कि सालबाई की ट्रीटी ने वास्तव में कंपनी की ध्वज पताका को भारत में थामे रखा। क्यों? क्योंकि कंपनी उस समय न केवल मराठों से लड़ रही थी, न केवल मैसूर से लड़ रही थी, बल्कि उन अल्प संसाधनों के बावजूद भी यूरोप से लड़ रही थी। अर्थात कंपनी कई सारे मोर्चों पर अपनी शक्ति को क्षीण कर रही थी, इसलिए वो मराठों जैसी कम शक्तिशाली सत्ता को भी पराजित नहीं कर पाई, जो कि 1761 के पानीपत के युद्ध में पराजित हो गई थी। लेकिन कुछ भी हो, इसको लेकर कई सारी डिबेट्स हैं, हम उसको प्रश्न के रूप में अध्ययन करेंगे और ऑलरेडी हमने अपने पिछले टॉपिक में कर भी लिया है। क्लियर। लेकिन एक बार हम प्रश्न उत्तर के फॉर्म में अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज में करेंगे, जब हमारा सिंध का टॉपिक यानी कि कल और परसों के वीडियो में जब कंप्लीट हो जाएंगे 2 पार्ट्स में सिंध को, तब हम अपने अगले पार्ट में क्वेश्चंस देखेंगे और वहाँ पे और डिटेल से अध्ययन करेंगे। लेकिन जब ये संधि हो गई तो संधि के बाद ये डिसाइड हुआ कि माधवराव नारायण ही नानाजी फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा बनेगा। ये बात अलग है कि पेशवा के इस पद के बाद कई सारे क्षेत्रीय सामंत उभर कर आए, चाहे वो होलकर हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो गायकवाड़ हो, चाहे वो भोसले हो और या फिर वो पेशवा हो। अर्थात ये 5 जो छोटे छोटे सरदार उभर कर आए, सामंत जो उभर कर आए, इन्होंने आगे चलकर आपसी संघर्ष में
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार किया। ये बात अलग है कि जब तक 1800 तक नाना फडणवीस रहे तब तक इनमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 1800 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो हुआ क्या कि रघुनाथ राव के मरने के बाद उसके दो बेटे थे। एक बेटा था बाजीराव द्वितीय और दूसरा था अमृत राव। अमृत राव ने तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन बाजीराव द्वितीय अपने पिता से भी ज़्यादा मक्कार, ढीठ, तो वो जाकर बसीन की संधि कर बैठा कंपनी के साथ। और जब बसीन की संधि कर लेता है तो उसके आगे की स्टोरी हमें आज पढ़नी है। लेकिन बसीन की संधि आखिर करने क्यों जाता है, इसको लेकर ये है कि उसने होलकर के भाई की हत्या करवा दी सिंधिया के साथ में मिलकर। तो होलकर इसका बदला लेने के लिए पूना पे हमला करता है और पेशवा को वहाँ से भगा देता है। और बाजीराव द्वितीय का जो भाई था अमृत राव, उसका जो बेटा था उस समय, उसका क्या नाम था, अमृत राव का बेटा विनायक दामोदर, विनायक राव को सत्ता पे काबिज करवा देता है। तो अतः विनायक राव को सत्ता से हटाने के लिए, पेशवा के छत्रपति पद से हटाने के लिए बाजीराव द्वितीय पहुंच जाता है बसीन और उस बसीन में संधि करता है कंपनी के साथ। हमने यहाँ तक की स्टोरी पढ़ ली थी, क्लियर। तो अब हम आज आगे देखेंगे कि इस बसीन के संधि के आगे की क्या कहानी है, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सके। क्लियर। रघुनाथ राव पहले ही मर गया था, मतलब जब उसको लगा कि पद नहीं मिलेगा तो पहले मर गया था, इसलिए बेटे ने फिर आगे चलकर ये सारे कांड किए। क्लियर। तो अब हम देखते हैं, आपको ये पूरी हमने टाइमलाइन बता दी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर आपने ये तो कल के नोट्स में भी दिए थे और आज क्यों दे दिए। आज हमने इसलिए दे दिए कि इसमें हमने कई सारी चीज़ें और ऐड की हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे बालाजी विश्वनाथ के दो बेटे, एक चिम्माजी अप्पा और उससे जो बेटा हुआ सदाशिव राव भाऊ, जो कि पानीपत के थर्ड बैटल में पराजित हो गया। बाकी तो आप बाजीराव प्रथम को जानते हो, उसके 4 बेटे थे। क्लियर, यहाँ तक कि आप स्टोरी पता था। साथ ही हमने इसमें एक चीज़ और ये ऐड की है जो मैं कल गलती से बोल रहा था, हालांकि मैं गलत नहीं बोल रहा था, बोल सही ही रहा था कि बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। लेकिन आगे चलकर बाजीराव द्वितीय ने जब जो कि अंतिम पेशवा था 1853 तक, आज हम पढ़ेंगे कि इसको आगे चलकर 1818 में एक ट्रीटी होती है और इसके क्षेत्र को समाप्त करके इसे कानपुर के बिठूर में एक किला दे दिया जाता है और वहीं पर इनकी पूरी की पूरी सत्ता को केंद्रित कर दिया जाता है। ये अंत समय तक वहीं पर रहते हैं, इनको पेंशन मिलती है। हालांकि इनके कोई बेटा नहीं होता, तो ये क्या करते हैं कि अपने ही एक मित्र या आप कह सकते हो सगोत्र भाई, एक ही गोत्र के व्यक्ति थे, उनके बेटे को दत्तक ले लेते हैं और दत्तक पुत्र के रूप में उसका नाम रखते हैं नाना साहब। हालांकि उसका नाम धोधो पंत होता है। क्लियर। और उसी की परवरिश करते हैं और इसी दत्तक पुत्र के ईसू को लेकर ही पेंशन नाना साहब को नहीं मिलती, किसकी, बाजीराव द्वितीय की। और जब नाना साहब को पेंशन नहीं मिलती तो फिर नाना साहब 1857 का विद्रोह करते हैं और विद्रोह करने के बाद इनको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी मराठा और पेशवाई कंप्लीट हो जाती है। क्लियर। नाना साहब को अब आपको ये स्टोरी समझ में आ गई। नाना साहब आखिरकार दो थे, एक नाना साहब बालाजी बाजीराव और दूसरे नाना साहब ये। और ये वही नाना साहब हैं जो लक्ष्मीबाई के साथ में खेलते थे, कूदते थे, जो कि आप गाना सुनते हो कि नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी लक्ष्मीबाई, नाम पिता की वो संतान अकेली थी, बरछी ढाल कृपाण उसकी सब यही सहेली थी। क्लियर। तो ये आप सब सुनते हो। खैर, हमने इतनी स्टोरी पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ बसीन के आगे की कहानी। ये हैं महाराज बाजीराव द्वितीय। आप देख रहे हो कि इनके 100 कितने प्रबल हैं और इनकी डेट लाइन भी यहाँ पे दी हुई है। 1851 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। इसके बाद नाना साहब बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार 1851 तक इनका क्या रोल रहा, आखिरकार इनका आंग्ल मराठा संघर्ष में क्या रोल रहा। तो ये कहानी अगर आप समझ गए तो आज से हमारा मराठा कंप्लीट हो जाएगा। और इतना गहन मराठा पढ़ना, और आपने शायद जिन इंस्टीट्यूट्स में भी पैसे देकर पढ़ाई की होगी उन्होंने भी आपको इतनी गहनता से मराठा को नहीं पढ़ाया होगा, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए होंगे। क्लियर। तो हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं आज,
ताकि आज के बाद ज़िंदगी में कभी मराठा को पढ़ने की या किसी पुस्तक की सहायक की भूमिका भी नज़र ना आए। क्लियर। तो बात आती है आंग्ल मराठा संघर्ष की। आपने देखा था किस प्रकार होलकर के भाई की मृत्यु करने के बाद होलकर ने पूना पर हमला किया और पूना पर हमला करके बाजीराव द्वितीय के दूसरे भाई अमृतराव के बेटे विनायक राव को पेशवा का पद अधिकारी नियुक्त कर दिया। लेकिन बाजीराव द्वितीय को ये लगा कि आखिर हम इसे पराजित नहीं कर सकते, तो वो कंपनी के पास जाकर बसीन की संधि करता है। इस बसीन की संधि से कंपनी को कहा जाता है कि लगभग भारत का साम्राज्य मिल गया। तो ये बसीन की संधि वास्तव में क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हो जाती है। अब भारत का साम्राज्य मिल गया, ये तो हम तब समझ सकते हैं जब बसीन की संधि में हुए उन प्रावधानों को समझ जाएं। और अगर उन प्रावधानों को हम समझ जाएं और फिर ये समझ जाएं क्या वास्तव में इस संधि ने भारत के साम्राज्य को दिला दिया या अभी भी संघर्ष करना शेष था, और संघर्ष करना शेष था तो फिर वो उसकी आगे की घटना क्या थी और वो संघर्ष हुआ क्यों, तब हमें इस प्रश्न की पूरी एक व्यापक समझ हो जाएगी। और ऑलरेडी हम फिर आगे चलकर अपने बैक ईयर के प्रश्नों में इसे सॉल्व भी करेंगे, इसका फ्रेम भी देंगे, ताकि आपको ये सारे प्रश्न अपने आप रट जाए। समझ गए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार बसीन की संधि के प्रोविजंस क्या थे, जो कि लॉर्ड वेलेज़ली और उस समय के नवाब बाजीराव द्वितीय के मध्य किए गए। तो पहला इसका प्रोविजन ये था कि पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किया, अर्थात पेशवा ने अब सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर। नंबर 2, भारतीय तथा पदाति अंग्रेजी सेना अब पूना में रहेगी, अर्थात अंग्रेजों की वो सेना जिसमें वो कई भारतीयों को नियुक्त करते थे और कई अंग्रेजों को नियुक्त करते थे, अब उनकी एक टुकड़ी पूना में रहेगी। मतलब क्या है, ये सब के सब आखिर एक तरीके से संप्रभुता को डाइल्यूट करने का प्रयत्न था, अर्थात पेशवा की संप्रभुता अब संप्रभुता नहीं रह गई, बल्कि कंपनी की प्रभुता उस पर इस्टेब्लिश हो गई। आगे चलकर गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य के प्रदेश और साथ ही तुंगभद्रा नदी के किनारे के जो सभी सीमावर्ती प्रदेश थे, उनमें जो आय होती थी 26 लाख रुपए से भी ज़्यादा, वो सारी की सारी कंपनी को दे दी गई। अर्थात सहयोग मिल गया, सेना मिल गई, धन भी मिल गया। समझना, कंपनी को इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर हुआ क्या कि चौथा उसका प्रोविज़न था कि पेशवा ने निज़ाम से जो चौथ प्राप्त करने का अधिकार था, जो कि बाजीराव प्रथम के टाइम पीरियड से शुरू हो गया था, जिसमें आपने एक लाइन सुनी है, याद आ गई? बहुत अच्छी बात है। आपने कहा था ना कि निज़ाम को क्या कहता था वो, कि दक्कन में अगर कोई है तो वो निज़ाम ही निज़ाम है, बाकी तो बिना गुठलियों के आम है। क्लियर। तो ऐसी लाइनें हमेशा याद रखा करो, आगे इंटरव्यू में काफ़ी काम आएंगी। तो प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। गायकवाड़ वास्तव में दक्षिण में ही थे। क्लियर। तो कहा कि हम इनसे कभी युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गायकवाड़ ऑलरेडी उनसे मिल चुके थे। क्लियर। पेशवा ने सूरत नगर भी दे दिया। किसको? कंपनी को। आप बताओ, सूरत में ही कंपनी ने जबकि पहली बस्ती स्टैब्लिश की थी, तो इनको सूरत भी मिल गया। पेशवा ने निज़ाम तथा गायकवाड़ के संग जो झगड़े थे उसमें कंपनी की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया, अर्थात अगर निज़ाम और गायकवाड़ आपस में लड़ेंगे तो चौधरी बनकर कंपनी मध्यस्थता कर सकती है, अर्थात भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे तो थर्ड पार्टी अमेरिका उसमें दखल कर सकती है, लेकिन भारत हमेशा इस चीज़ को नहीं मानता है। ये ध्यान रखना, अभी मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ भारत नहीं मानता है, क्योंकि ये संधि पेशवा कर रहा होता है। ये संधि बाकी के मराठा सरदार नहीं करते, जिनको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो सब 1782 की सालबाई की ट्रीटी के बाद अलग अलग हो जाते हैं, चाहे वो होलकर हों, चाहे गायकवाड़ हों, चाहे भोसले हों, चाहे सिंधिया हो। क्लियर। पेशवा ने अंग्रेज विरोधी सभी यूरोपीय लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया। मतलब कि पेशवा के साम्राज्य में जो भी यूरोपीय थे अंग्रेजों को छोड़कर, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे फिर वो डच हों,
इन सब को हटा दिया और केवल अंग्रेज़ों को रखा कि केवल वही लोग रह सकते हैं। अपने विदेशी मामले सभी कंपनी के अधीन कर दिए, अर्थात जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी कि किससे युद्ध करना है किससे युद्ध नहीं करना है, ये अब कंपनी डिसाइड करेगी। अब आप बताइए, जब इतने प्रोविज़न हो गए, इतने प्रावधान हो गए, जिसमें कंपनी को क्षेत्र भी मिल गया, प्रभुसत्ता भी मिल गई, अधिकार भी मिल गया, मध्यस्थता भी मिल गई, विदेशी शासन से विदेशी नीति भी मिल गई, और साथ ही उनको ये भी मिल गया कि आगे चलकर उनको कैसे मराठों को डील करना है। और बात तो बड़ी तब और हो गई कि स्वयं पेशवा उनके यहाँ संधि करने आया। एक तरीके से आप सोच सकते हो कि इतने सारे बिंदुओं ने कहा यह गया कि इसने भारत का साम्राज्य दे दिया। और ये बात किसी और ने नहीं कही, ये बात सिडनी ओवेन ने कही। सिडनी ओवेन वास्तव में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं। तो इन्होंने जब ये बात कही कि कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य मिल गया, तो इसमें कुछ सत्यता भी थी और कुछ असत्यता भी थी, अर्थात कुछ अतिशयोक्ति भी थी। बात ये थी कि पेशवा ने ट्रीटी की थी, सभी मराठा सरदारों ने नहीं की थी। तो बसीन के संधि में सब कुछ मिल गया, ये कहना अतिशयोक्ति है। बसीन की संधि ने एक सहायक की भूमिका निभाई भारत के साम्राज्य को विजित करने में, ये बात ज़्यादा न्यायसंगत है। क्लियर? क्यों? क्योंकि सिडनी ओवेन जब ये बात कहते हैं कि साम्राज्य मिल गया, तो कई तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे पेशवा मराठों का अध्यक्ष होता है तथा मुगल सम्राट का वकील उल मुतलक था। अब याद करो कि मुगल सम्राट की रक्षा करने के लिए किसके साथ ट्रीटी हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के साथ। किसके साथ हुई थी? हुसैन अली और सैयद अली के साथ में। तो ये जब संधि हुई, तो इस संधि में क्या डिसाइड हुआ? इस संधि में ये डिसाइड हुआ था कि मुगल सम्राट को पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करेगा कौन? बताइए, मराठा। इसीलिए इनको नाम दिया गया वकील उल मुतलक। ये बात अलग है कि इस पद के कार्यों को अकबर के समय बैरम खां करता था, लेकिन आगे चलकर मुगल सत्ता में इस पद को समाप्त कर दिया गया और दीवान ए वजीरात नाम का एक नया पद लाया गया। क्लियर? जो कि राजस्व और वित्त को देखता था। खैर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जब पेशवा की अधीनता स्वीकार कर ली, पेशवा ने जब अधीनता कंपनी की स्वीकार कर ली, तो अधीनस्थ जो नेता थे उनकी वास्तविक स्थिति में कमी आ गई, अर्थात होलकर, गायकवाड़, भोसले, इनकी स्थितियां कमज़ोर हो गईं। इस चीज़ को लेकर हालांकि बसीन की संधि को लेकर डिबेट है, और वैसे भी जब कोई संघर्ष होता है तो उसको लेकर डिबेट स्वाभाविक हो ही जाती है। तो उस डिबेट को देखते हुए हर व्यक्ति ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, यहाँ तक कि उस समय का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। अब आप कहो कि मास्टर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? तो आपको पता है कि 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के राजनीतिक अधिकारों को देखता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को देखता था, और इसे ही द्वैत शासन कहा गया। और ये दोनों व्यवस्थाएं आगे चलकर 1858 के अधिनियम में समाप्त हो जाती हैं, और वहाँ से शुरू होता है भारत सचिव का पद, जो कि लंदन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और ये भारत सचिव का जो पद है, ये भारत में 1947 तक बना रहता है। क्लियर? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इनकी क्या स्टोरी थी। खैर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान ने एक कहा, उसका नाम था कैसलर, किससे? वेलेजली से, कि प्रभु ये आपकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता इतनी उचित नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए कि आपने अपनी राजनीतिक कुशलता को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रकट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि आपने जिससे संधि की है वो काफ़ी निर्बल पेशवा है, काफ़ी कमज़ोर पेशवा है, और आप उस पर अधिकार करके ये समझ ले रहे हो कि आपने मराठों पे आक्रमण कर लिया है। तो ये अति उत्साह से बचें। लेकिन वेलेजनी ने कहा कि इसको कौन समझाए। उसको दिक्कत तब हुई जब उसी के भाई आर्थर वेलेजली, यहाँ ध्यान देना, कई बार एस्पायरेंट कंफ्यूज रहते हैं, और दुख तो तब हुआ जब यूपीएससी ने
प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा और वहाँ पे वर्ड डाल दिया आर्थर वेलेजली। क्लियर? तो वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट, हालांकि उसके लिए तो ऑप्शन के लिए आप अदर ट्रिक्स का उपयोग कर सकते थे। अगर आपको ये पता होता वॉरेन हेस्टिंग्स को लेकर या फोर्ट विलियम को लेकर तो आपका एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन ये वेलेजली वास्तव में दो थे, एक था लॉर्ड वेलेजली और एक था ऑर्थर वेलेजली। ऑर्थर वेलेजली सेनापति था और वेलेजली वास्तव में गवर्नर था, मतलब लॉर्ड वेलेजली। तो इसका भाई ऑर्थर वेलेजली लॉर्ड वेलेजली से कहता है कि डू यू नो दिस इज़ नॉट, एक तरीके से कह सकते हो वो ये कहता है कि ये कोई बाजीराव प्रथम नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ बाजीराव फर्स्ट, सो यू आर नॉट हैप्पी। तो वेलेजली कहता है आई नो दिस इज नॉट अ बाजीराव फर्स्ट, दिस बाजीराव सेकेंड। तो बोलता है कि क्या मतलब है आपका? वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि ये बाजीराव प्रथम नहीं है, ये बाजीराव द्वितीय है। मतलब कि बाजीराव प्रथम ने हमारे यहाँ संधि स्वीकार नहीं की है, क्योंकि बाजीराव प्रथम की संधि स्वीकार करने का मतलब ये था कि सच में मराठा अधीन हो गया। लेकिन ये बाजीराव द्वितीय है जो कि कमज़ोर है और इसकी इस संधि स्वीकार करने के प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब जो शेष मराठा सरदार हैं वो प्रतिरोध करेंगे ही करेंगे। तो ऑर्थर वेलेजली ने पूछा, मतलब सेनापति ने पूछा कि आपके पास क्या प्लान है? बोला मेरे पास प्लान है, हम भी उससे युद्ध करेंगे और हमें उस युद्ध को करने की एक वैलिडिटी तो मिल गई ना। मतलब पेशवा हमारे अधीन आ गया तो हमारे पास ये राजनीतिक अधिकार हो गया कि हम उसके सहयोग का बहाना लेकर मराठों को पराजित कर सकते हैं। इस चीज़ का वेलेजली ने कंपनी को भी उत्तर दिया और इसी चीज़ का उत्तर दिया किसे बताइए? ऑर्थर वेलेजली अपने भाई को। अब आप दोनों की स्टोरी समझ गए, ऑर्थर वेलेजली कौन था और वेलेजली कौन था। आगे चलकर ऑर्थर वेलेजली ही नेपोलियन को पराजित करता है आगे चलकर 1812 के 1810 के वाटरलू युद्ध में। तो वो हम पढ़ेंगे उस समय जब नेपोलियन को पढ़ेंगे। तो वेलेजली ने यही आंसर दिया कि कंपनी को अब बिना वित्तीय भार के सैनिक शक्ति मिल गई, अर्थात पेशवा की सेना का भी अब वो उपयोग कर सकता है और पेशवा से उसे काफ़ी पैसा मिल गया, क्षेत्र मिल गया। लेकिन उसने ये भी कहा कि अब हम प्रभुत्व की रक्षा के लिए, मतलब पेशवा की प्रभुत्व की रक्षा का बहाना लेकर हमें ये नैतिक राइट हो गया है कि हम मराठों की शेष शक्ति को पराजित कर दें। अब आप बताइए, जब उसके अंदर इतनी जिज्ञासा जाग उठी, इतनी महत्वाकांक्षा जाग उठी, तो क्या बाकी के जो मराठा सरदार थे वो चुप बैठेंगे? तो नहीं बैठेंगे। इसी दिशा में मराठों की ओर से, उन सरदारों की ओर से युद्ध होता है और वो युद्ध कैसा होता है उसे हम देखेंगे। लेकिन इसमें कई और इम्पोर्टेंट बात थी कि ये सत्य था कि पेशवा की शक्ति शून्य के बराबर थी, परंतु उससे अंग्रेजों को बहुत से राजनीतिक लाभ मिल गए। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, देखो मैंने क्या किया ना कि जो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह में ऐसे प्रश्न डाल देते हैं और फिर आपसे वो 15 से 20 हज़ार रुपये ले लेते हैं और आपको ड्रामेटिक अंदाज में 15 से 20 मिनट की क्लास में एक प्रश्न ऐसे सॉल्व करा देते हैं, तो हमने लगभग हर एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को यहाँ पर इनकोड कर दिया है। मतलब कि हर एक टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि टेस्ट सीरीज वाले ये डालते ही हैं, मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज वाले जहाँ से टेस्ट सीरीज बनाते हैं या आप जिनको इंडिया का टॉप एजुकेटर कहते हो वो जहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, हम उनको यहाँ पर पहले ही डाल दे रहा है ताकि टेस्ट सीरीज जब आप करेंगे हमारे साथ 30 जून से तो आपको कोई दिक्कत ना आए। और वैसे भी हमारा तो कोई उद्देश्य ऐसा है नहीं कि हम आपको ये चीज़ फ्री में प्रोवाइड कराएं और आगे फिर आपके लिए पैसा लगा दें, क्योंकि अपने को तो बिना लाभ के सब कुछ करना है। तो इसलिए हमें जो अच्छा मिल जा रहा हम वो आपको दे रहे हैं। क्लियर? जितना अभी आप समझ लेंगे उतनी ही आसानी आपको 30 जून से होगी। तो हमने यहाँ पे उसी प्रश्न को डाल दिया है। हालांकि इसको हम अपने आगे के क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सॉल्व करेंगे जब आपको इसका फ्रेम भी देंगे। क्लियर? आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये तो सत्य है कि बसीन की संधि ने पेशवा की शक्ति को शून्य कर दिया था, लेकिन उससे अंग्रेजों को बहुत से राजनीतिक लाभ भी मिल गए। विवेचना कीजिए। अब ऐसा प्रश्न आ गया तो आप कैसे कर पाओगे? क्लियर? तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ राजनीतिक अधिकार कौन कौन से मिल गए, विदेश नीति मिल गई, सेना रखने को मिल गया, कोई भी मित्र या शत्रु होगा उसमें मध्यस्थता करने को मिल गया, कई सारे उसे क्षेत्र मिल गए। तो ये सब राजनीतिक था। यहाँ तक कि राजतत्व का सिद्धांत उसे मिल गया, राजस्व का भी अधिकार मिल गया। राजस्व का अधिकार चौथ व सरदेशमुखी आपने देखा। क्लियर?
तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस प्रश्न को इन कोड में आप ऐसे देख लें कि इससे क्या हुआ, बसीन की संधि से इनका पूना में प्रभुत्व बन गया। पूना का मतलब जो पेशवाओं की राजधानी होती थी। मराठा संघ का जो प्रमुख नेता था वो अब सहायक संधि के बंधन में बन गया। विदेश नीति जो थी मराठों की वो इनके अधीन आ गई, और निज़ाम भी कंपनी के अधीन आ गया। क्यों? क्योंकि निज़ाम के यहाँ से चौथ और सरदेश मुखी का इनको अधिकार मिल गया। तो ये 4 पॉइंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हैं। क्लियर? लेकिन हम इसको और अच्छे से काफ़ी डिटेल से अपने प्रश्न उत्तर की सीरीज में डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर बात आती है इसका एक अन्य लाभ क्या हुआ। इसका एक अन्य लाभ ये हुआ कि यहाँ पे सहायक सेना अब न केवल मैसूर में, न केवल हैदराबाद में, न केवल लखनऊ में बल्कि पूना जो कि भारत के मुख्य केंद्रीय स्थान थे वहाँ पर तैनात कर दी गई। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि अब इंडिया के हर कोने पे, जैसे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे धाम हैं, उसी तरीके से चारों एरिया में अब ब्रिटिश कंपनी आ गई। अर्थात ब्रिटिश कंपनी ने जो घेरे की नीति अपनाई थी अवध की रक्षा के माध्यम से, अब उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। समझ गए? तो ये प्रभुता स्थापित करने में भी काफ़ी अहम रोल प्ले किया। अब जब ये बात थी तो क्या इससे मराठों को प्रसन्नता हुई होगी? क्या इससे मराठों के स्वाभिमान को काफ़ी उत्कर्ष मिला होगा, या फिर उनको अपमान की उस ताव को झेलना पड़ा होगा जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था? और इस अपमान को वो पूरी तरीके से धोने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करेंगे, और इस प्रयत्न की दिशा में जो पहली हुंकार भरते हैं वो थे भोसले। लेकिन जब भोसले ने ये हुंकार भरी तो दुर्भाग्य ये था कि ना तो गायकवाड़ ने इनका साथ दिया और ना ही होलकर ने साथ दिया। इन्होंने सोचा कि ये भाई जब जा रहा है तो अपने आप पिटेगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके पिटने के बाद इनकी भी तो बारी आएगी। अर्थात मराठों को ये लगता था कि अगर कोई दूसरा मराठा सरदार डूब रहा है तो उस डूबन से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि उसको पता होना चाहिए था कि किसी भी मराठा सम्राट के डूबने का मतलब है उसकी खुद की नाव की तली में छेद होना। ये बात अलग है कि इन लोगों ने साथ नहीं दिया, और इसी का फ़ायदा उठाया वेलेजली और लेक ने। इन दोनों ने दक्षिण में कई अभियान किए, उसमें इनको पराजित किया, कई सारी अपमानजनक संधियां भी की। फिर वो चाहे देवगांव की संधि हो भोसले के साथ में, जिसमें कटक वर्धा नदी के पश्चिमी भाग मिल गए जो कि कंपनी को दे दिए गए। इससे क्या हो रहा, इससे क्षेत्र में कंपनी के बढ़ोतरी हो रही। इसीलिए कहा गया ना कि बसीन की संधि ने पूरे साम्राज्य को दे दिया, क्योंकि उसके बाद जो छोटी छोटी संधियां हुई उससे भी सारा साम्राज्य मिल गया। क्लियर? अब आप खुद ही देख सकते हो कि सिंधिया के साथ संधि की, जिससे सुरजी अर्जन की गांव संधि कहते हैं 1803 में। इससे गंगा से यमुना के मध्य का क्षेत्र मिल गया। जयपुर, जोधपुर तथा गोहद की राजपूत रियासतों से अपना प्रभुत्व भी छोड़ दिया। अहमदनगर का दुर्ग मिल गया। भड़ौच जो कि पश्चिमी तट का बंदरगाह है, आपने हिस्ट्री मैपिंग में भी पढ़ा था। गोदावरी और अजंता घाट भी कंपनी को मिल गए, और अजंता के पहले ही आपको पता है कि कंपनी को सालसेट और एलिफेंटा मिल ही चुका था, अब अजंता भी मिल गया। दोनों ने रेजिडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया, मतलब होलकर, दोनों ने रेजिडेंट का मतलब गायकवाड़ और बताइए पहले कौन से थे, भोसले। उन्होंने कहा कि हम रेजिडेंट भी रख लेंगे। अब बारी आती है होलकर की। होलकर सोचते हैं कि ये दोनों पिट गए थे तो अब हमारा तो नंबर आएगा नहीं, लेकिन वही बात है कि जब पिटाई होती है तो सबका नंबर आता है। तो बात आई 1804 में होलकर के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में आरंभ में तो होलकर सफल रहे, लेकिन अंततः वो पराजित हो गए, और इसी दौर में वेलेजली वापस चला गया था। फिर सर जॉर्ज बार्लो आते हैं और वो राजपुर घाट की संधि करते हैं होलकर के साथ में। और इस तरीके से मराठाओं की जो शक्ति थी वो पूरी तरीके से क्षीण हो जाती है। और इस संधि में होलकर न केवल चंबल नदी के उत्तरी प्रदेशों को दे देता है, न केवल बुंदेलखंड से अपनी प्रभुता छोड़ देता है, बल्कि पेशवा तथा कंपनी के अन्य मित्रों पर भी अपना अधिकार छोड़ देता है। और इस तरीके से कई सारे लोग ये कहते हैं कि बसीन की संधि के बाद इन मराठा सरदारों के साथ जो संधियां हुई उसने मराठा शक्ति को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन दुर्बल अवश्य बना दिया था। अब ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे ना,
तो आप कर सकते हो। हालांकि इनको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अब आपके अंदर कॉन्सेप्ट बन गया ना कि मराठा शक्ति समाप्त क्यों नहीं हुई, दुर्बल कैसे हो गई, क्योंकि कई सारे क्षेत्र दे दिए, सेना दे दी, साथ ही उनका स्वीकार कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको फायदे में पहुंचाएंगी। आप इस तरीके से निष्कर्ष में कह सकते हो कि निष्कर्षतः द्वितीय मराठा युद्ध ने यद्यपि मराठों की शक्ति को तो नाकाम कर दिया था, तथापि वे पूर्णतः पराजित नहीं हुए थे। अब ऐसे आपसे प्रश्न आ जाए कि द्वितीय मराठा युद्ध ने यद्यपि मराठों की शक्ति को नाकाम कर दिया था, तथापि वे पूर्णतः पराजित नहीं हुए थे, विवेचना कीजिए। अर्थात ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम के बीच का प्रश्न है। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे। हालांकि ये प्रश्न भी डिस्कस हो जाएगा अपने आप जब हम आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा रहे होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को कंप्लीट किया। हमने ये देखा कि वास्तव में अब मराठा सरदार वो सरदार नहीं रहे जो उन्हें होना चाहिए। हमने ये भी देखा कि बसीन की संधि के बाद बाजीराव द्वितीय की प्रभुता को स्वीकार कर लिया गया, या आप कहें कि बाजीराव द्वितीय ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे पेशवा की नवाबियत मिल गई। ये बात ठीक थी कि पेशवा की उसे नवाबियत फिर से मिल गई, लेकिन उसकी शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी। और इस दिशा में जो अंग्रेज जो गवर्नर था उस समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1818 में जो आता है 15 वर्षों के बाद, उसने ये सोचा कि ये जो बचे कुचे मराठा हैं, अब इनको क्यों छोड़ें, अर्थात इनको भी अब आपस में मिला लें। इनको अब किसी भी तरीके का स्वायत्त रहने का अधिकार नहीं है, अर्थात अब पूरा का पूरा क्षेत्र ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आना चाहिए। ये बिल्कुल वैसी ही बात थी जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू को पराजित कर दिया था और वेलेज़ली को ये स्वीकार नहीं था कि टीपू अपनी स्वायत्तता बनाए रखे। इसी दिशा में हम जाएं, लेकिन उसके पहले की पृष्ठभूमि को अगर हम समझ लें कि आखिर वो कौन से कारण थे जिस कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी मराठे पूरी तरीके से पराजित हो गए। और अगर आप ये समझ जाएंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पूर्व संध्या की बेला पर लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंदर जगी उस महत्वाकांक्षा को भी आप समझ जाएंगे। हुआ क्या कि 1805 के बाद मराठों ने इस ओर तो ध्यान नहीं दिया कि हम पराजित क्यों हुए, और न ही उन्होंने इस ओर ध्यान दिया कि इस पराजय से निपटने के हमें क्या उपाय करने चाहिए, बल्कि उन्होंने आपस में एक दूसरे की आलोचना और वैमनस्य को बढ़ावा देकर खुद की शक्ति को इतना छीण कर लिया कि लॉर्ड हेस्टिंग्स को वो एक सुअवसर मिल गया। ये सुअवसर की दिशा में बढ़ते हुए हेस्टिंग्स ने सबसे पहले जो कार्य किया वो कार्य किया पिंडारियों पर हमले की। आपके मन में एक जिज्ञासा जगी होगी कि सर, पिंडारी ये वर्ड हमने कहीं सुना है, सर ये लाइन हमने कहीं पर सुनी है, क्योंकि आप लोग फिल्मों के तो शौकीन हो ही, तो इसलिए आपने ज़रूर इस पिंडारी की कहानी पर बनी एक फिल्म को ज़रूर सुना होगा। वो फिल्म कौन सी है अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब हेस्टिंग्स ने पिंडारियों पर हमला कर दिया तो वास्तव में ये हमला पिंडारियों पर ना होकर मराठों के प्रभुत्व को चुनौती थी। कहने का क्या मतलब? कहने का ये मतलब है कि क्या पिंडारियों का संबंध मराठों से था, या फिर मराठों की निर्भरता पिंडारियों पर थी, या फिर मराठों की जो संजीवनी शक्ति थी वो पिंडारियों पर डिपेंड करती थी। अगर ये आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि आखिरकार हेस्टिंग्स ने पिंडारियों पर हमला करके मराठों को क्यों चुनौती दे दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टीपू सुल्तान को थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में लाने के लिए उस समय के गवर्नर कॉर्नवालिस ने ट्रावनकोर में जो दो क्षेत्र थे जैकोटा और क्रागोनोर पर हथियाने का प्रयत्न किया, बिल्कुल वैसे ही हेस्टिंग्स ने इस चीज़ को किया, क्योंकि उसको लगता था कि अगर हम पिंडारियों पर हमला करेंगे तो मराठा जरूर हमसे युद्ध के लिए उत्सुक होंगे, और जब युद्ध के लिए उत्सुक होंगे तो हम रीजनेबल तरीके से उन पर हमला करके उनकी सत्ता को समाप्त कर देंगे। तो हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ें,
हम पहले ये समझ लें कि आखिरकार पिंडारी थे कौन। आखिरकार वो पिंडारियों ने किस तरीके से मराठाओं के साथ ही नहीं बल्कि पूरी भारत की राजनीति को बदलने का प्रयत्न किया। आपको लग रहा होगा कि सर क्या आप इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी आज से 11 वर्ष पहले आ चुकी है, अर्थात 2010 में इस फिल्म का निर्माण हुआ था। और इस फिल्म में जो हीरो साहब हैं वो हैं सलमान खान, जो कि वीर की भूमिका में हैं, और जो हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो उस समय के सरदार पृथ्वी सिंह की भूमिका में हैं, और साथ में है सोहेल खान, जो कि सलमान खान के भाई थे, अर्थात इन्होंने ही इन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेजा। क्लियर? ये कहानी हम समझेंगे, हम ये भी जानेंगे कि इस फिल्म की इतनी तहजीब में जाकर इतने इस फिल्म का निर्माण हुआ क्यों, या हम ये भी समझेंगे कि इस फिल्म को क्यों इतना चर्चा में लाया गया, और इस फिल्म के ऐसे सीन्स जिसमें बाप अपने बेटे के साथ लड़ रहा है, इसके क्या कारण थे। और अगर आप ये समझ गए तो न केवल आप इस चंद मिनट के वीडियो में इस पूरी की पूरी फिल्म को समझ जाएंगे, बल्कि इस फिल्म बनाने के उद्देश्य को भी समझ जाएंगे। क्लियर? तो बात शुरू होती है पिंडारियों की, अर्थात पिंडारियों के बारे में कहा जाता है कि पिंडारी एक जाति थी, अर्थात इन जातियों ने अपने आप को योद्धा के रूप में कन्वर्ट किया, या कहें कि ये वो कबीलाई लोग होते थे जो कभी न कभी पैसे की मदद से मराठों की सैन्य सेना में सहायता करते थे, या आप कह सकते हो कि मराठों को ये अपना सहयोग देते थे। जब ये मराठों को सहयोग देते थे तो मराठे इन्हें बदले में पैसा देते थे, और पैसा के साथ ये अपना जीवन यापन करते थे। जब सैन्य सहायता की ज़रूरत नहीं होती थी तो ये अपना खेती बाड़ी करते थे, और वो खेती की ज़मीन कर मुक्त होती थी जो मराठा सरदारों के द्वारा इन्हें दी जाती थी। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके जीवन की जो धारा थी वो मराठों पर निर्भर थी। समझना, इनके जीवन की जो धारा थी वो मराठों पर निर्भर थी। क्यों? क्योंकि मराठों ने इन्हें कृषक से सैनिक बना दिया था, और इसलिए मराठों ने बनाया था क्योंकि इनको छापा मार पद्धति अर्थात गुरिल्ला पद्धति और लूट मार की प्रवृत्ति का काफ़ी बड़ा अनुभव था, इसलिए मराठों ने इन्हें अपने साथ में लिया। खैर, ये तो इनकी स्टोरी है। कई सारे कबीले शुरू से ही मराठों के साथ में थे, जैसे कुछ कबीले शिवाजी के टाइम पीरियड से साथ में थे, तो कुछ कबीले शिवाजी के बाद इनके साथ में आए। कुछ तो कबीले उस समय के बाजीराव प्रथम का भी सहयोग किए, जो कि नॉर्थ में जब उसे विजय करनी थी, चाहे उसे मालवा की विजय करनी हो या फिर उसे आगे चलकर बुंदेलखंड में बंगस खां को हराना हो, तो वहाँ पर गाजी उद्दीन नाम के कबीलाई सरदारों ने इनकी मदद की। नरूरू ने शिवाजी के टाइम पीरियड पे मदद किया, तो पुनापा ने और गाजीउद्दीन ने आगे चलकर बाजीराव प्रथम यहाँ तक कि बालाजी बाजीराव तक का सहयोग दिया। और हद तो तब हो गई कि जब चिंगोदी और हूल नाम के जो सरदार थे, उन्होंने सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव के साथ में पानीपत के थर्ड बैटल में 15,000 पिंडारियों के साथ में जाकर पानीपत का युद्ध किया। अर्थात पिंडारियों की महत्वाकांक्षा और पिंडारियों की प्रभुता और पिंडारियों की अस्मिता की रक्षा करने में मराठे उनके साथ कदम से कदम ताल मिलाए हुए थे। आप कह सकते हो कि भले ही पिंडारी अपने वर्ग से अलग थे, भले ही पिंडारी अपने उस विचार से अलग थे, लेकिन उनका क्षेत्र एक होने की वजह से, उनकी भावना एक होने की वजह से, उनका उद्देश्य एक होने की वजह से वो मराठा सरदारों के साथ साम्यता रखते थे। इसीलिए मराठा सरदारों को उन समय के पिंडारी सरदारों के साथ में काफ़ी सहयोग मिला, और मराठों की प्रभुसत्ता को दक्कन और उत्तर में फैलाने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। लेकिन जब मराठों के पेशवा ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो इनके स्वाभिमान पर वो धक्का लगा जो शायद कभी मिटाए नहीं मिट सकता था। इन्होंने अपने लूट मार की उस प्रवृत्ति को जारी रखा, इन्होंने विध्वंस के उस कार्य को जारी रखा, और इन्होंने क्योंकि जीवन यापन तो करना ही था,
इसलिए इन्होंने क्या किया, आगे चलकर उन क्षेत्रीय राजाओं पर हमले शुरू कर दिए जो मराठों से या तो अलग थे या तो जो मराठे ही थे। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब ये कि अपने जीवन यापन को चलाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयत्न किया। क्लियर। अब बात आती है कि जब ऐसी बातें लिखी गईं कि वास्तव में लुटेरे बन गए, इन्होंने लूट मार की, इन्होंने आतंक का राज कायल कर दिया, तो ये इसीलिए कहा गया क्योंकि इनके रोल को नीचा दिखाना था और इनके नीचे दिखाए गए रोल को और इतिहास में इनके, आप कह सकते हो, कॉन्सेप्ट को तोड़ने का प्रयत्न किया ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने। और उसी कॉन्सेप्ट को तोड़कर, मतलब इनकी छवि जो धूमिल की गई थी, उस छवि को फिर से उत्कृष्ट दिखाने के लिए और देश के हर जनमानस में पिंडारियों के प्रति सम्मान अभिव्यक्त करने के लिए सलमान खान ने स्वयं इस फिल्म की पटकथा लिखी। स्वयं उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया और निर्देशन करने के बाद पिंडारियों के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए 2010 में वीर नाम की इस फिल्म का प्रमोशन किया। समझ रहे। अब जब वीर नाम की ये फिल्म आई, हम उसकी कहानी भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम और भी कई सारी चीज़ें देख लें। 1817 में क्या हुआ कि पिंडारियों में फूट डलवा दी गई। कई सारी संधियों के माध्यम से देसी राज्यों के विरुद्ध इन्हें कर दिया गया। कहने का मतलब क्या कि 1817 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिंडारियों से कहा कि आप हमारे लिए अब युद्ध करो और हम आपको पैसा देंगे। लेकिन हुआ क्या कि उस समय पिंडारियों ने इस चीज़ को मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो हेस्टिंग्स और हिस्लप नाम के दो गवर्नर्स, यानी कि स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स और हिस्लप नाम के दो गवर्नर के साथ गए और उन्होंने 1,20,000 सैनिकों की मदद से पिंडारियों के क्षेत्र को घेर कर तोपों से उड़वा दिया। जो पिंडारी बचे, जो भगे, अर्थात उनसे बचने के लिए, जिसमें चीतू था, वसील मोहम्मद था, करीम खां था, तो कहा यह अभी तक गया कि चीतू को जंगल में चीता खा गया, जबकि ये सत्य नहीं था, क्योंकि चीतू को गणेशपुर की जागीर मिली थी जहां पर आज भी उसकी मजार है। वहीं वसील मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली और करीम खां को गोरखपुर की जागीर मिल गई। इस तरीके से इनकी जो सत्ता थी वो कमज़ोर हो गई। लेकिन कमज़ोर हुई सत्ता के बावजूद भी जब ये उत्तर की ओर आ गए तो उत्तर के कई सारे राजाओं ने इन्हें अपने यहाँ सुरक्षा के लिए रख लिया, जिसमें एक राजा थे, कौन बताइए, माधवगढ़ के जनार्दन सिंह। ध्यान देना, अब शुरू हो रही उस मूवी की कहानी। एक राजा थे उस समय के, जनार्दन सिंह। क्लियर। जनार्दन सिंह की बेटी थी यशोधरा। जनार्दन सिंह की बेटी थी ये यशोधरा, जिनका नाम आप ओरिजिनल में शायद जरीन खान है, ये जरीन खान थी। क्लियर। ये बेटी इनकी जाती है लंदन में पढ़ने। ध्यान देना। साथ ही जो ये वीर हैं ये थे उसी समय के कबीले, यानी कि उसी समय के पिंडारी कबीले के सबसे बड़े नेता पृथ्वी सिंह के बेटे। पृथ्वी सिंह अपने बेटे को, वीर को, भेजता है लंदन पढ़ाई करने के लिए, साथ में ब्रिटिश कंपनी से बदला लेने के लिए। ध्यान देना, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा। आप सोच सकते हो कि ऊधम सिंह जो गए थे साइमन कमीशन का उस समय मारने के लिए, वही चीज़ यहाँ पे थी। समझ गए। तो इनको भेजते हैं, लेकिन रास्ते में वीर को मोहब्बत हो जाती है जरीन खान के साथ, अर्थात यशोधरा से। क्लियर। अब जब यशोधरा वापस पढ़ाई करके अपने घर आती हैं, मतलब माधवगढ़, और वीर जब अपने गांव आते हैं तो इनको पता चलता है कि यशोधरा कोई और नहीं बल्कि उनके पिता के सबसे बड़े दुश्मन जनार्दन सिंह की बेटी हैं। और इसी समय जब यशोधरा का, आप एक तरीके से कह सकते हो कि स्वयंवर होता है, तो वहाँ पर वीर भेष बदल कर जाते हैं और उस युद्ध में विजित हो जाते हैं। लेकिन जब जनार्दन सिंह को ये पता चलता है, कैसे पता चलता है, क्योंकि वीर कह के ये पुकारती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको चोट लग जाती है। क्लियर। अब इस चीज़ से, स्टोरी से जनार्दन सिंह को तो गुस्सा आया ही होगा कि ऐसा कैसे होगा कि मेरी बेटी ने ऐसे इनसे मोहब्बत कर ली। क्लियर। अब बेटी थी कि बहन थी ये आप लोग डिटेल में समझिएगा।
वैसे बेटी ही थी, क्लियर। तो ये उनको दिक्कत होती है। आगे चलकर क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह मारना चाहते थे जनार्दन सिंह को, जो इनके पिता थे, क्लियर। जबकि वीर उनको बचाना चाह रहा था, क्योंकि वीर चाह रहा था कि युद्ध एक अंतिम विकल्प नहीं है, शांति कर लो। इसीलिए फिर आगे चलकर पृथ्वी सिंह में और उनके पिता पृथ्वी सिंह पिता और वीर के मध्य लड़ाई होती, जो कि आप ये सीन देख ही रहे हो, क्लियर। तो आपस में लड़ते हैं। फिर आगे चलकर वीर को एक गोली लग जाती है जनार्दन सिंह के द्वारा। और जब वीर को गोली लग जाती है तो वीर ये कहते हैं अपने पिता से कि दद्दा मैं आऊँगा ज़रूर, आप परेशान मत होइए। और आगे चलकर जो यशोधरा थी, मतलब जरीन खान, वो प्रेग्नेंट होती हैं, वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। और वो बच्चा जब जन्म लेता है तो वो दद्दा कह के बुलाता है और बोलता है कि दद्दा देखो मैं आ गया। ये स्टोरी थी, क्लियर। और इस स्टोरी को देखकर वर्तमान के जो भी आज गोरखपुर में पिंडारियों के वंशज हैं, वो काफ़ी प्रसन्न हुए कि कम से कम उनके उस संघर्ष को, उनके इस स्ट्रगल को इतने बड़े फिल्मी कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया। और उन्होंने सलमान का और बाकी सभी हीरोज़ का सम्मान अभिव्यक्त किया, क्लियर। तो इस तरीके से कहानी पिंडारियों की हो गई। हमने मूवी भी देख ली। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बताओ 2.5 घंटे की मूवी इतनी जल्दी हमने देख ली, क्लियर। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे कि जो पिंडारियों पर हमला किया था। हेस्टिंग्स ने नागपुर के राजा से और पेशवा को 1817 में और सिंधिया को 1817 में अपमानजनक संधि करने को मजबूर किया। और साथ ही विवश होकर पेशवा ने दासत्व का बंधन तोड़ना चाहा। लेकिन हुआ क्या कि आगे चलकर दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब और मल्हाव राव होलकर ने युद्ध की ठानी। लेकिन वही बात थी कि इन सबको पराजय मिली। पेशवा को किरकी के युद्ध में पराजय मिला, भोसले को सीताबर्डी के पास में पराजय मिला, यहाँ तक कि भीमा कोरेगांव यहीं पे वर्ड आता है, तो हम उसको देखेंगे आगे चलकर, क्लियर। साथ ही होलकर को महिदपुर के पास पराजित कर दिया जाता है। इस तरीके से पूरी की पूरी मराठा की समस्त सेना को पराजित करके बाजीराव द्वितीय का जो प्रदेश था पूना, उसे भी अपने में अंग्रेज कंपनी शामिल कर लेती है। और जब उसे अपनी कंपनी में शामिल कर लेती है तो जो छोटे छोटे राज्य थे इस तरीके से सब उसके अधीन आ गए। छोटे छोटे राज्य का मतलब कि जैसे होलकर था, नागपुर का था, भोसले था, गायकवाड़ थे, क्लियर, सिंधिया थे, ये सब इनके अधीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे मराठा की पूरी सल्तनत इनके अधीन आ गई। और बचता है जब बाजीराव द्वितीय, तो उसके सम्मान के लिए उसे 18 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन की बात की और उसे भेज दिया बिठूर, कानपुर। आप लोगों को लग रहा होगा कि बिठूर वास्तव में है कहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये है हमारा प्यारा भारत। और इस प्यारे भारत से हम चले उत्तर प्रदेश की ओर। और जब हम उत्तर प्रदेश चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर। कानपुर के जब हम पास में गए तो वहाँ पे हमको मिला क्या, बताइए, किला। किसका किला? बिठूर का, क्लियर। तो हम उसी बिठूर के किले को यहाँ पे देखेंगे। ये आपका इटावा हुआ, क्लियर, ये आपका कानपुर। अब ये कानपुर में आप गए, बिल्कुल ऐसे ही आप सीधे चले जाइए कानपुर में। कानपुर में आपको गंगा के किनारे मिलेगा क्या, बिठूर। एक मिनट, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये मोती झील आपका है, क्लियर। ये रावतपुर, ये आपका अटल घाट, ये कानपुर चिड़ियाघर। यहाँ से थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, ये कल्याणपुर आपको आगे मिलेगा। ये है बिठूर, क्लियर। ये बिठूर के पास हम गए, बिठूर से थोड़ा हम जूम किए। बिठूर को जब हमने जूम किया तो यहीं पे आपको मिल जाएगा नाना साहब का किला। तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं जूम करके, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सच में यहीं पे ये किला है, क्लियर। तो एक मिनट, हम इसको जूम ही कर देते। ये देखिए, ये आपको मिला नाना राव मेमोरियल पार्क, क्लियर। वास्तव में ये नाना राव मेमोरियल पार्क ही पहले बिठूर का किला था। ये देख सकते हो आप, देखो कितना बड़ा ये किला था, क्लियर। तो आप समझ गए कि हाँ कानपुर में ही ये था। ये किनारे गंगा नदी है, क्लियर। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, ये गंगा नदी का किनारा है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। अब बात आता है इस तरह अब अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने वाली कोई शक्ति शेष नहीं बची, क्लियर। तो आप समझ गए कि किस तरीके से पराजित हो गए। अब आगे हम देखते हैं भीमा कोरेगांव। ये भीमा कोरेगांव का स्मारक स्थल है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। पहली बैटल के लिए ऑनर के साथ क्यों ये लड़ाई हुई, इसका क्या कारण था, इस चीज़ को हम समझ लेंगे तो हमारा करंट से भी ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी।
तो भीमा कोरेगांव की घटना ऐसी है कि 1 जनवरी 1818 को इसकी लड़ाई हुई। हुआ क्या था कि इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती माहर जाति के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के खिलाफ युद्ध किया। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के खिलाफ ये युद्ध वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नहीं था, बल्कि ये महार वर्सेस ब्राह्मणों का युद्ध था। क्यों? क्योंकि जो पेशवा थे वो ब्राह्मण थे और वो अपने कई सारी रूढ़िवादी जटिलताओं के कारण महार जाति को समाज में किसी भी तरीके का सम्मान नहीं देना चाहते थे। देखिए, मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ये सोर्स मेरा नहीं है, ये सारा का सारा सोर्स बीबीसी का है। क्लियर? तो बीबीसी न्यूज़ चैनल के हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई इनपुट नहीं है। क्लियर? क्योंकि ना तो मैं उस युद्ध में वहाँ पे था, बस आपको बता दे रहा हूँ। तो 1 जनवरी 1818 को ये लड़ाई होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी व पेशवाओं की सेना आसपास सामने होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस सेना का चुनाव किया, जिस टुकड़ी का चुनाव किया, वो महार सेना थी। और महार वास्तव में उसी मराठा के क्षेत्र के लोग थे जिन्हें ये ब्राह्मण लोग या ये पेशवा लोग अस्पृश्य मानते थे और इन्हें समाज में किसी तरीके का कोई दर्जा नहीं देते थे। अपने उसी दर्जे की प्राप्ति के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रेनिंग ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको लड़ने की प्रेरणा दी और इनको बताया कि वास्तव में पेशवा ही आपके लिए काफ़ी मतलब उत्तरदायी हैं, मतलब आपको समाज में उन्नति न दिलाने में पेशवाओं का काफ़ी बड़ा योगदान है। क्लियर? लेकिन आगे चलकर वही है कि 200वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई थी, कब? 2018 में। समझ गए ना? 1800 से 18 से 200 वर्ष जब हो गए तो इनकी वर्षगांठ मनाई गई, जिसको लेकर कई सारे इशू उभर कर आए, वो आप करंट में सुन ही चुके हो। क्लियर? तो आपको समझ गए कि भीमा कोरेगांव की घटना किससे संबंध है? बाजीराव द्वितीय से। किस युद्ध से? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। तो करंट में अगर प्रश्न आ जाएगा तो आप इसको आसानी से टैकल कर सकते हो। साथ ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार मराठे पराजित क्यों हो गए? क्यों होलकर हो, पेशवा हो, सिंधिया हो या गायकवाड़ हो, ये पराजित हो क्यों गए? अर्थात मराठे एक राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण क्यों नहीं कर पाए? अब इस बात को हम एनालिसिस करेंगे और आप जानकर आश्चर्य में होंगे कि अभी तक मराठों की पराजय पे उतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आए हैं जितनी फ्रांसीसियों की पराजय को लेकर पूछे गए। तो उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि इनके पराजय के जितने भी कारण थे उस हर एक कारण पे इन फ्यूचर प्रश्न बन जाएगा। और क्योंकि ऐसा इन प्रश्नों को लेकर किसी सामान्य पुस्तक और नोट्स में नहीं मिलता, तो आपको हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में नोट्स प्रोवाइड करा दिया है। और ये लेक्चर सुनने के बाद आपको लगभग 8 प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। और फिर हम इन्हीं प्रश्नों को अपनी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला के माध्यम से सॉल्व करने का भी प्रयत्न करेंगे। तो जब हमने ये कहा कि आखिरकार मराठे एक बड़ा साम्राज्य क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर पाए, तो उत्तर मिलता है कि वास्तव में जो मराठा साम्राज्य था वो उसी पतोन्मुख समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जो कि मुगल साम्राज्य में था। मतलब कि दोनों के अंदर वही अंतर्भूत कमजोरियां थीं। कहने का मतलब कि इनके भी यहाँ जो सामंती व्यवस्था थी या जो मुगल साम्राज्य की जो जागीरदार की प्रथा थी, वो व्यवस्था इनमें भी घर कर गई। अर्थात इनमें भी सरजमी व्यवस्था ने मुगलों के समान ही स्वायत्तता की ओर क्षेत्रीय प्रांतों के सामंतों को आदी बना दिया। अर्थात वो मराठा कन्फेडरेंसी से अलग हो गए और अपने अपने क्षेत्र की ओर उन्मुख हुए। चाहे फिर होलकर हो, चाहे ग्वालियर के सिंधिया हो, चाहे नागपुर के भोसले हों, या फिर गायकवाड़ हों, और या फिर स्वयं पेशवा हो, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आ गई। और जब ये सारी चीज़ें आ गई तो इनके भी फीचर इक्वल लगने लगे मुगल सत्ता की तरीके के। क्लियर? अब हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार इनके बिंदुवार पतन के क्या कारण हैं। बिंदुवार पतन के कारण हमने यहाँ पे पहले बिंदु के फॉर्म में क्यों बताए, ताकि आपको भले ही वो सारे पॉइंट डिटेल में ना पता हो, लेकिन समरूप से आपको ये पता हो समराइज तरीके से कि 5 पॉइंट वो थे जो मराठों के थे और 3 पॉइंट वो थे जो कंपनी के थे। और इससे आपके दिमाग में एक टैग लग जाएगा, मतलब हुक कर जाएगा कि हाँ अच्छा इतने इतने पॉइंट थे।
पहला पॉइंट कौन सा था? पहला पॉइंट था कि अयोग्य नेतृत्व था, अर्थात नेतृत्व जो था वो कंपनी की तुलना में उतना योग्यशाली नहीं था। समझ गए? दूसरा, मराठा राज्य के स्वाभाविक कई दोष थे। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम केवल आपको बिंदुवार इन्हें बता रहे हैं और फिर हम आगे चलकर आपको इनके एक एक डिटेल वर्जन का अध्ययन करेंगे, ताकि आप अगर इस आठों पे अगर एक एक करके प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से उसे टैकल कर सकें। बात आती है, इनके पास एक स्थिर आर्थिक नीति का भी अभाव था। चौथा पॉइंट, मराठा राजनीतिक व्यवस्था की भी दुर्बलताएं थीं। पांचवा, मराठों की निम्न स्तरीय सैनिक प्रणाली थी। यहाँ पे हिस्टोरियन ने काफ़ी खराब वर्ड इस्तेमाल किया था, उन्होंने लिखा था मराठों की घटिया सैनिक प्रणाली, तो वो अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने उस घटिया वर्ड को हटाकर निम्न स्तरीय कर दिया। फिर आता है अंग्रेजों की उत्तम कूटनीति। सातवां, अंग्रेजों की उत्तम गुप्तचर व्यवस्था। क्लियर? और अंतिम पॉइंट है अंग्रेजों का प्रगतिशील दृष्टिकोण। तो अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके इन सबको काफ़ी गहन पूर्वक अध्ययन करते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि सच में का नेतृत्व योग्य था या अयोग्य था। क्या सच में अंग्रेज ज़्यादा प्रगतिशील थे और मराठे कम प्रगतिशील थे? क्या सच में मराठों के अंदर स्वाभाविक दोष था? क्या सच में मराठों की इकोनॉमी थी वो उतनी उन्नत नहीं थी? क्या सच में अंग्रेजों की गुप्तचर व्यवस्था इनकी अपेक्षा श्रेष्ठ थी? क्या सच में अंग्रेजों के संसाधन इनसे ज़्यादा कुशल थे? इतने तमाम प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि क्या सच में इनका नेतृत्व अयोग्य था? तो ये बात ठीक है। क्यों? क्योंकि बाजीराव द्वितीय की बात हो या दौलतराव होलकर की बात हो या दौलतराव सिंधिया की बात हो, ये उतने योग्य नहीं थे जितने बाजीराव प्रथम था, जितने बालाजी बाजीराव थे, या फिर जितने बालाजी विश्वनाथ थे, या फिर नारायण राव या नाना फडणवीस थे। समझिए, खुद ब्राउटन उस समय का एक अधिकारी है, वो बोलता है कि दौलतराव सिंधिया तो इतना भोग और विलासी में संलिप्त रहने वाला राजा है कि उसे बस एक शेर मिल जाए, एक सुंदर मुखड़ा मिल जाए, फिर उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। शेर का मतलब वही जो शेर और शायरी होती है ना, वो। सुंदर मुखड़ा, मुखड़ा का मतलब कि कोई नारी। क्लियर? तो ये आप समझ सकते हो मतलब कितना विलासी, भोग विलासी प्रवृत्ति का इंसान था। सरदेसाई स्वयं कहते हैं, सरदेसाई ने वास्तव में मराठा एक्सपेंशन पे काफ़ी ज़्यादा लिखा है, तो इसीलिए आपको पूरी मराठा हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो सरदेसाई हिस्टोरियन का नाम आपको बार बार सुनने को मिलता होगा, सरदेसाई का, जदुनाथ सरकार का, तो इनको आप कभी ना भूलिएगा। सरदेसाई बोलते हैं कि मराठा राज्य का उत्पीड़न जान, माल और मान का कम था, जबकि इससे ज़्यादा जो था, सबसे ज़्यादा, सॉरी, इसका मतलब यह है कि सरदेसाई ने कहा कि मराठा राज्य के पतन का मूल कारण ये था कि मराठा राज्य में अब उत्पीड़न इतना बढ़ गया था, जान माल की सुरक्षा इतनी कम हो गई थी, लोगों का सम्मान इतना डामाडोल कर गया था कि मराठे उनकी सुरक्षा करने में असफल रहे, जिस कारण मराठों का पतन हो गया। फलतः दक्षिणी प्रदेश के जो सरदार थे वो कंपनी के अधीन आ गए। मतलब क्या? मतलब इसका ये था कि मराठा राज्य में एक तरीके की अराजकता आ गई। राजा अपनी विलासिता की ओर उन्मुख रहा, जनता के कल्याण की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया। शोषण बढ़ता गया जागीरदारों के द्वारा, वहाँ के रियासतों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा। लेकिन जब राजा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो दक्षिणी प्रदेश में रहने वाले जो सरदार थे वो सब कंपनी की शरण में चले गए कि ताकि कंपनी उनकी सुरक्षा कर सके। यहाँ तक जसवंत राव होलकर, जो कि बुद्धिमान था उस समय के युग का, लेकिन वो भी जब कोई चीज़ जीत जाता था तो अपने आप को इतना उन्मादी बना लेता था, मतलब इतना असंतुलित हो जाता था कि उसकी वो विजय धूमिल हो जाती थी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे उनमें नेतृत्व की समाप्ति हो गई थी। और वैसे भी 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक आते आते, चाहे फिर महाजी सिंधिया हों, चाहे फिर फड़के हों, चाहे अहिल्याबाई होलकर हों, चाहे पेशवा माधवराव हों, चाहे तुकोजी या नाना फडणवीस हों, ये सब समाप्त हो जाते हैं और मराठों में नेतृत्व का अभाव हो जाता है। यहाँ पे मैं दो बातें बताना चाहूँगा कि यूपीएससी ने अपने प्रीवियस टाइम पे कई क्वेश्चन पूछे हैं महिलाओं को लेकर। कैसे? कि अकबर के समकालीन कौन था, और उसमें आपको नाम देता है ताराबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई,
क्लियर। और बताइए कौन सा, कोई भी एक नाम उन्होंने दे दिया। तो आपको ये पता रखना है कि हाँ, अहिल्याबाई वास्तव में 1790 से 1800 के टाइम पीरियड की थी, अर्थात ये ताराबाई के पहले की हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सही से मैचिंग वाले सुमेलित वाले कर पाओगे। हालांकि हम अपनी प्रीलिम्स की सीरीज में तो इससे भी और ज़्यादा हर संभव तरीके के प्रश्न बनाएंगे, आपको चिंतित नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे बस मैंने आपको लिंक कर दिया कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको अहिल्याबाई ये नाम याद रहना चाहिए। अब आता है कि वहीं दूसरी ओर कंपनी के पास क्या थे कि योग्य नेतृत्व थे। उनको वेलेज़ली के बाद भी कोई अच्छा मिल जाता था, फिर उसके बाद कोई अच्छा मिल जाता था, कहने का मतलब उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। उन्हें कॉर्नवालिस के बाद एल्फिंस्टन मिल गया, मेलकम मिल गया, कॉलिंस मिल गया, ऑर्थर वेलेज़ली मिल गया, लॉर्ड वेलेज़ली नहीं, ऑर्थर वेलेज़ली, जो कि सेनापति था और नेपोलियन को बीट करता है। लॉर्ड लेक भी मिल गया, रिचर्ड वेलेज़ली भी मिल गया। तो ये सारे इनके पास योग्य नेतृत्व थे। अब आपको इनके सारे नाम नहीं याद रखने हैं। देखिए होता क्या है, हमने पतन का कारण देखा, एक दो नाम आप बता सकते हो कि उनकी तरफ ऑर्थर वेलेज़ली, लॉर्ड लेक और रिचर्ड वेलेज़ली थे, तो इनके तरफ महाजीत और फड़के और माधवराव के साथ साथ नाना फडणवीस का अभाव था। और जो थे भी वो बाजीराव द्वितीय हों या दौलतराव होलकर हों, ये सब अपनी भोग विलासिता में मदमस्त थे। आप ऐसे लिख सकते हो। अगला आता है दूसरा पतन का कारण कि मराठा राज्य के स्वाभाविक ही दोष थे पतन में। मतलब कि मराठा राज्य के ही अंदर कई सारे ऐसे दुर्गुण थे जो कि उसके पतन का कारण बने। जैसे यदुनाथ सरकार बोलते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशन की पॉलिसी नहीं थी जिससे लोगों के अंदर इंटीग्रेशन बढ़े और वो राष्ट्र निर्माण की ओर या राष्ट्र के प्रति अपनी आहुति दे सकें। उनमें जो एकता थी भी तो वो केवल कृत्रिम थी और आकस्मिक थी। कृत्रिम का मतलब कि जैसे पानीपत के युद्ध में 75,000 मराठे जब मर गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हम अपने हर घर से एक एक बालक को भेजेंगे ताकि मराठों की जो खोई हुई शक्ति है वो फिर से लौट आए। लेकिन ये कृत्रिम था और आकस्मिक था, मतलब दिल से बच्चे नहीं जुड़े थे। जैसे होता है ना कि माता पिता कभी अपने बच्चों को ज़बरदस्ती तैयारी करवाते हैं कि नहीं बेटा तुम्हें एयरफोर्स की तैयारी करनी है, तुम्हें नेवी में जाना है, तुम्हें आर्मी में जाना है, जबकि बच्चा बनना चाहता है कलेक्टर। या कई बार आपने सुना होगा, आप में से कई सारे लोग इस चीज़ से पीड़ित भी होंगे कि हाँ शादी कर लो, जल्दी इसकी शादी करा दो, नहीं तो आईएएस क्या बनेगी। तो ये ड्रामा होते रहते हैं। तो वही चीज़ थी यहाँ पे कि मतलब शादी तो हो गई लेकिन कृत्रिम रूप से जुड़ाव था, अंदर से इच्छा नहीं थी। क्योंकि अंदर से इच्छा थी कि आईएएस बनकर देश की सेवा करना है, ना कि पति की गुलामी करना। क्लियर? यही चीज़ आकस्मिक थी। विद्या प्रसार हुआ नहीं, कोई इनके अंदर सामुदायिक कार्यक्रम नहीं था। मतलब सामुदायिक कार्यक्रम का मतलब कि कम्युनिटी बेस्ड कोई इंटीग्रेशन नहीं होता था कि ताकि हम आपस में मिलें, चर्चा करें और सोचें कि ब्रिटिश कंपनी को हमें कैसे पराजित करना है। क्लियर? अतएव निश्चित अनिश्चित धार्मिक राष्ट्र की भावना, मतलब कोई धार्मिक राष्ट्र की भावना नहीं थी कि मराठावाड़ा बनाना है, या हम कह सकते हैं कि हिंदू पद पातशाही का जो कॉन्सेप्ट था उसको नहीं रखा इन्होंने। और जिस कारण मराठा का साम्राज्य के प्रसार समाप्त हो गया। ये स्वाभाविक दोष सामने आए। कहने का मतलब यही सारे दोष थे कि उनके अंदर ना तो कोई सामुदायिक कार्यक्रम था, ना ही विद्या का कोई प्रसार था, ना ही उनमें किसी तरीके का धार्मिक इंटीग्रेशन था, जो कि हिंदू पद पातशाही का कॉन्सेप्ट बाजीराव प्रथम के द्वारा लाया गया। इन सबको हम पार्ट बाई पार्ट ना प्रश्नों के माध्यम से भी करेंगे। तो आपको इसका जो दूसरा पक्ष है, जैसे मान लो आपने लिख दिया एक क्वेश्चन कि मराठों के पतन का एक स्वाभाविक दोष था, हालांकि इसके अलावा कई अन्य भी पतन के कारण थे, तो आपको और मज़ेदार ये उत्तर लगेगा कि आप पहले स्वाभाविक दोष बता दो, फिर अन्य जो कारण थे 7 और वो बता दो। टोटल 8 थे, एक आपसे पूछ लिया, 7 और लिख दो। और भाषा को कैसे गढ़ना है ये भी हम बता देंगे। चलिए अगला तीसरा पॉइंट है एक स्थिर आर्थिक नीति का अभाव, अर्थात उनके पास कोई एक आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी। जैसी जैसी बालाजी बाजीराव के अंदर थी कि उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था, वो चीज़ डेवलपमेंट इनके अंदर नहीं आई। क्लियर? औरंगजेब के युद्ध काल में क्या हुआ कि कई सारे मराठा क्षेत्र के कृषक उजड़ गए। कृषक उजड़ गए का मतलब जब युद्ध हुआ तो खेती की ज़मीन तो पूरी तरीके से चली गई, बंजर हो गई, या घोड़ों के द्वारा उसे रौंद दिया गया। तो वो सब बेचारे कृषक सैनिक बन गए, और जब वो सैनिक बन गए तो उनका जीवन भी लूटमार पर निर्भर हो गया। मतलब मराठा सेना में चौथ और सरदेश मुखी के कारण उनका भरण पोषण होना लगा। लेकिन अब बताइए
कि जब आगे चलकर स्वयं मराठा पेशवा ही समाप्त हो गया तो बेचारे वो कृषक क्या करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के साधनों पर नहीं अपितु बलपूर्वक एकत्र की गई धनराशि पर निर्भर था। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के साधनों पर ही नहीं अपितु बलपूर्वक एकत्र की गई धनराशि पर निर्भर था। मराठा साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। विवेचना कीजिए या समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तब आप बता दोगे कि हाँ उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो किस हद तक जिम्मेदार थी, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य पतन के कारण थे। क्लियर। अभी मैं बस आपको छिटपुट बातें दे रहा हूँ, बाकी प्रश्न उत्तर के फॉर्म में इसको और डिटेल अध्ययन करेंगे। यहाँ अगर डिटेल अध्ययन कर लेंगे तो फिर प्रश्न उत्तर आप लोग देखोगे ही नहीं और ना ही समझने का प्रयत्न करोगे, कहोगे मास्टर वही चीज़ रिपीट करा दे रहा। क्लियर। तो अभी हम आपके अंदर बस हुक कर दे रहे हैं कि हाँ हम ऐसे पढ़ेंगे और टैग हम आपको करेंगे अपने पार्ट 17 और 18 के आसपास, शायद 18 या 19 के पार्ट में। क्लियर। तो ये देख लिया। युद्धोपरांत आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई, मतलब जब युद्ध खत्म हो गए तो क्या हुआ कि पेशवा जब अधीन आ गया तो इनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्वयं वेलेजली भी कहता है कि पूना के आसपास का जो 150 मील का एरिया है वहाँ पर घास का एक भी तृण नहीं है, मतलब घास का एक भी पत्ता नहीं है, ना ही कोई अन्न है, ना ही कोई मकान है, और जो लोग थे भी वो अपने पशुओं के साथ उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। अर्थात वहाँ पे अब ना पशु है, ना इंसान है, ना अन्न है, ना मकान है, ना ही घास का मैदान है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्लियर। अर्थात कर देने के लिए भी मराठों को अपने कई सारे प्रदेश गिरवी रखने पड़े। कहने का मतलब इतनी खराब उनकी इकोनॉमिक स्थिति थी। उद्योग तथा विदेशी व्यापार का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, जिस कारण उनके लिए केवल सैनिक सेवा ही राष्ट्रीय उद्योग थी। कहने का मतलब वो यही सोचते थे कि हम सैनिक सेवा ही करेंगे और यही हमारा नेशनलिज्म है। क्लियर। या नेशनल इंडस्ट्री है। आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। तो आपने इस तरीके से ये सारी चीज़ें देख लें। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, मराठा राजनीतिक व्यवस्था की दुर्बलता। अर्थात मराठों का जो प्रशासन था उसमें भी कई सारी खामियां थी। एक तो उनका जो संघ बना था, फेडरेशन, जो कि बालाजी विश्वनाथ के द्वारा बनाया गया, वो उस समय तक तो मजबूत रहा, बाजीराव प्रथम तक मजबूत रहा, लेकिन बालाजी बाजीराव के समय आकर उसमें ढीलापन आ गया और आगे चलकर वो बिल्कुल ढीला हो गया। अर्थात पहले छत्रपति पेशवा बना, लेकिन आगे चलकर जो सरदार थे वो अपने आप को पेशवा की कैटेगरी में ले आए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पहले छत्रपति कौन होता था? साहू। साहू यानी कि मराठा साम्राज्य का था। वो जब खत्म हो गया तो उसकी जगह पर छत्रपति कौन बन गए? पेशवा, जो उस समय प्रधानमंत्री होते थे। और पेशवा के अधीन जो सरदार होते थे वो अब अपने आप को पेशवा समझने लगे। अर्थात अब साहू बन गया पेशवा और पेशवा बन गए सरदार, यानी कि अपने स्टेटस को उन्होंने बढ़ा लिया। और ये जब स्टेटस की प्रवृत्ति बढ़ गई तो कई सारे क्षेत्रीय या कह सकते हैं कि अर्ध स्वतंत्र राज्य उभर कर आए, चाहे वो होलकर हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे भोसले हो, चाहे सिंधिया हो। अर्थात जो राजभक्ति थी वो केवल और केवल मौखिक रह गई। जैसे मुगल सत्ता का जब पतन हुआ तो जो क्षेत्रीय राज थे, चाहे वो बंगाल का मुर्शिद कुली खां हो, चाहे हैदराबाद का चिनकलीज खां हो, चाहे फिर अवध का नवाब हो, ये सब क्या थे? ये केवल नाम मात्र के लिए मुगल सत्ता से जुड़े थे, बाकी तो अपने आप को अलग ही कर लिया था। और जब इस विलगाव को देखा उस समय के मैलेट नाम के हिस्टोरियन ने, तो उसने कहा कि वास्तव में मराठों को तो राज्य प्रणाली ही नहीं थी। अर्थात उनकी जो राज्य प्रणाली थी वो वास्तव में राज्य प्रणाली ही नहीं थी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि राज्य का मतलब ये होता है कि एक क्षेत्र के अंतर्गत आना, एक नेता के अंतर्गत आना, लेकिन ये तो सब अर्ध स्वतंत्र थे। अर्थात इन सभी सरदारों में आपसी वैमनस्य था, तो इसलिए हम राज्य प्रणाली नहीं कह सकते। अब आपसे यही प्रश्न बना देगा एक लाइन का कि मराठों की जो राज्य प्रणाली थी वो वास्तव में राज्य प्रणाली ही नहीं थी। विवेचना करें या इस कथन का मूल्यांकन करें। अब सोचो, अगर आपने कितना भी पढ़ा हो और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है कि वास्तव में राज्य प्रणाली होना और राज्य प्रणाली न होने का संबंध ही है अर्ध स्वतंत्र राज्यों से, तब तक आप इसका उत्तर नहीं लिख सकते। इसीलिए हम इन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। देखो सरल सरल तो सब करा देते हैं। कोचिंग हम चाहते तो मराठों के पतन को कोचिंग संस्थान वालों की तरह एक पैरा में दे देते और कहते हो गया। वही बात है ना, फिर हो जाता, एग्ज़ाम नहीं होता। चलिए
आगे है, सभी सरदार आपसी वैमनस्य रखते थे, किसी ने मिलकर युद्ध ही नहीं किया और सहयोग तो दूर दूर तक नहीं था। सब सोचते थे कौन पहले मरे, और जबकि ये नहीं पता था कि नंबर सबका आना है। वही होता है ना कि जब मुर्गे की जो बाढ़ होती है या मुर्गियों की जो बाढ़ होती है, उस बाढ़ में जितनी भी मुर्गियां रहती हैं तो उसमें जो जिसको उस दिन कटना होता है, डर उसको लगता है, लेकिन दूसरी वाली खुश होती है कि अरे वाह आज ये देखो कटने गई, जबकि उसको ये नहीं पता है कि वो जिस बाड़े में रह रही है नंबर उसका भी आएगा। ये बात अलग है कि 1 घंटे बाद आएगा या 1 दिन बाद आएगा, लेकिन कटना उसको भी है। फिर आता है मराठों की निम्न स्तरीय सैनिक प्रणाली। कहा यह जाता है निम्न स्तरीय, देखो सैनिक प्रणाली का मतलब ये है कि अंग्रेजों की तुलना में निम्न स्तरीय, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो हथियार थे, जो आधुनिक लड़ने की टेक्निक थी, वो मराठों में नहीं थी। ये बात ठीक है कि मराठे व्यक्तिगत वीरता में बिल्कुल भी कम नहीं थे, लेकिन उनके पास वो टेक्निक नहीं थी। जैसे उनके पास सैन्य संगठन नहीं था, बिखरे हुए थे, अस्त्र शस्त्र उतने उन्नत नहीं थे, अनुशासन तो था ही नहीं। आपने खुद ही पढ़ा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जब मल्हार राव होलकर ने सदाशिवराव भाऊ को ये कहा कि भाई आप स्त्रियों को लेकर मत जाओ, आप ऐश्वर्य की चीज़ों को लेकर मत जाओ, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र अर्थात इब्राहिम खां की जो तोप है इतनी भारी भरकम, इसको लेकर मत जाओ, कोई हल्की तोप ले लो, फिर भी नहीं माने। तो इन सारी चीज़ों ने भी इन्हें पतन की ओर उन्मुख किया। और बात तो ये कि कई सारे युद्धों में तो विश्वासघात हुआ। विश्वासघात का मतलब कि कई सारे इनके अपनों ने ही इन्हें धोखा दे दिया। जैसे जब भोसले ने आक्रमण किया तो होलकर तटस्थ रहे, जब होलकर ने आक्रमण किया तो सिंधिया तटस्थ रहे, मतलब मिलकर ही काम नहीं किया। और इसी चीज़ को आगे चलकर वेलेज़ली ने कहा कि मराठों का जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली थी वो वास्तव में उन्होंने त्याग दी और सामान्य सेना की तरह लड़ने लगे, अर्थात आमने सामने, इसलिए वो हमसे पराजित हो गए। क्लियर। और ऑर्थर वेलीजली के इसी स्टेटमेंट को अल्फ्रेड लॉयल ने अपनी बुक राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मराठों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को त्यागना उनकी महान भूल थी। तो हम इस पर भी प्रश्न करेंगे, इस पर भी मतलब उत्तर फ्रेम करेंगे कि आखिरकार क्या मराठों का गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को त्यागना उनका एकमात्र कारण था या इसके अलावा कई अन्य कारण थे। क्लियर। तो हम इसको भी डिटेल से करेंगे। अब आप सोचो कि मराठों पे बैक ईयर में जो आए होंगे सो आए होंगे, लगभग 10 से 20 क्वेश्चन तो हमें मराठों को केवल पढ़ते हुए मिल गए, जो कि नए हैं, जिसको आप हो सकता है 15,000 या 20,000 टेस्ट में देकर खरीदते, और खरीद तो लेते लेकिन समझ में ही ना आता। क्लियर। चलिए अगला है पदाति व तोपखाना पर बल देकर घुड़सवार की अवहेलना की। मतलब उन्होंने युद्ध प्रणाली को क्यों त्यागा, अर्थात उन्होंने अब क्या किया, पदाति पैदल सेना और तोपखाने पर ज़्यादा बिलीव कर लिया, अपने घुड़सवारों की सेना को अवहेलना कर दी। क्यों, उनको ये लगता था कि पदाति और तोपखाने से हम विजित कर सकते हैं, जबकि उनका घुड़सवार उनकी गतिशीलता को दर्शाता था। उन्होंने किसी तरीके की कोई वैज्ञानिक व आधुनिक प्रणाली नहीं अपनाई। उन्होंने तोप खाना तो उत्तम था लेकिन उसे अचूक नहीं बनाया। मतलब तोप खाने में काफ़ी सारी तोपें थी, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि हर तोप का निशाना सही जगह पे लगे। समझ गए। महाजी सिंधिया ने तो सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था, मतलब उसने इन सारी कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया, लेकिन दुर्भाग्य उसका ऐसा था कि तोपें और बारूद के जो कारखाने थे उनका सबका लीडर यूरोपीय हुआ करते थे। तो उनके, आप कह सकते हो, एक अंतर्चेतना या उनके अंतर्मन या उनके चरित्र पर शक होने लगता था कि कल को वह कहीं दल बदल ना जाए। तो ये भी एक डिस्टर्बेंस था। अब प्रश्न आता है कि इतनी देर से हम तोपे तोपे चिल्ला रहे, तोपों का इंपॉर्टेंस क्या थी। वास्तव में तोपों की इंपॉर्टेंस होती थी किलों को जीतने में। किलों का मतलब जैसे आप लोग लाल किला घूमने गए होंगे तो इसकी जो प्राचीर है क्यों बनवाई गई, इसलिए नहीं बनवाई गई, इसलिए बनवाई गई थी ताकि तोपों से रक्षा हो सके। ये बात अलग है कि आज लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर तिरंगे जैसे झंडे का अपमान भी कर दिया जाता है। ये बात अलग है कि दिल्ली पुलिस के जवानों को उसी प्राचीर की खाई में फेंक दिया जाता है। मतलब कई सारे इंसिडेंट होते हैं, खैर हमें उस चीज़ से नहीं जाना, वो कभी डिबेट का इशू हो सकता है। तो तोपों का महत्व क्या था। तोपों का बेसिकली महत्व यही होता था कि वो मराठों के जो मजबूत किले होते थे, इसे हम भारत दर्शन की सीरीज में आपको डिटेल से दिखाएंगे। यहाँ तक कि हम भारत दर्शन की सीरीज में अपनी इन तोपों को भी दिखाएंगे, वो तोपें कौन सी थी, किस तरीके से उन्होंने विजित किया,
आपको विजुलाइज फुटेज भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि वीडियो के फॉर्म में भी दिखाएंगे। क्लियर? तो चिंतित मत होइएगा, आप भारत दर्शन सीरीज में मराठों की इस चीज़ को देखिएगा, वास्तुकला की सीरीज में। तो मराठों के किलों को वास्तव में मुगल भी नहीं जीत पाते क्योंकि उनके पास उतनी उन्नत तोपें नहीं थी, लेकिन अंग्रेज हमेशा जीतते रहे क्योंकि उनके पास हमेशा उन्नत तकनीक की तोपें थी। क्लियर? पदाती घुड़सवार तोप खाने का विकास करना चाहिए था, इन्होंने विकास नहीं किया उतना अच्छा, इसलिए मराठे पराजित हो गए। अगला आता है कारण, अंग्रेजों की उत्तम कूटनीति, मतलब अंग्रेजों के अंदर डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मराठों में नारायण राव को छोड़ दें, मराठों में अगर हम नाना फडणवीस को छोड़ दें, बाजीराव प्रथम को छोड़ दें, और अगर हम बालाजी विश्वनाथ को छोड़ दें, तो कूटनीतिज्ञता का अभाव मिलता है, अर्थात सब में अदूरदर्शिता नजर आती है। चाहे रघुनाथ राव के द्वारा बसीन की संधि की बात हो, चाहे रघुनाथ राव के द्वारा सूरत की संधि की बात हो, या फिर बाजीराव द्वितीय के द्वारा बसीन की संधि की बात हो, ये सब एक तरीके से मराठों के अंदर अदूरदर्शिता को दर्शाते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने, उन्होंने शत्रु को अकेला कर दिया। आप देखो कि तुलोजी आंग्रिया को मरवाने में किस प्रकार बाजीराव अग्रणी रहा, अर्थात किस तरीके से उसने तुलोजी आंग्रिया को मरवा दिया और अंग्रेजों ने उसको मरने के बाद अपनी सामुद्रिक नौसैनिक श्रेष्ठता को हासिल कर लिया। आप सोच रहे हो कि सर ये तुलोजी आंग्रिया कौन है, तो आपको अच्छे से पता है कि तुलोजी आंग्रिया उस समय मराठा नौसैनिक श्रेष्ठता का सबसे बड़ा वाहक था, और उसी के दादा परदादा थे कान्होजी आंग्रिया, जिनको पायरेट्स मूवी में, पायरेट्स ऑफ समुद्र की जो मूवी आपने देखी थी ना, उसमें जो स्पैरो नाम का जो उस समय का लुटेरा था उसको राजा कह के बुलाता था। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस पार्ट में बता दी हैं, फिर से एक बार देख लीजिए प्रीवियस पार्ट्स को। तो ये चीज़ें थी। बसीन की संधि में तो पेशवा पहले ही अधीन हो गया, दक्षिणी जो मराठा थे वो जागीरदारों के द्वारा मदद करते थे। क्लियर? श्रीरंगपट्टनम दुर्ग में उन्हें सहायता मिली, गायकवाड़ को भी उन्होंने मिला लिया। ये सारी स्थितियाँ थीं जिस कारण अंग्रेज मजबूत होते गए। अगला पॉइंट आता है अधिक उत्तम गुप्तचर व्यवस्था कंपनी की। हुआ क्या था कि मराठों को तो गुप्तचर की जानकारी नहीं थी, अर्थात वो गुप्तचर व्यवस्था से परिचित ही नहीं थे। कहा यह जाता है ऐसा होगा नहीं, हर एक सेना में कोई ना कोई खुफिया एजेंट होता है, और ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड से चला आ रहा, तो फिर इसमें क्यों नहीं होगा, लेकिन माना यह जाता है। अंग्रेज क्या करते थे कि अपने अधिकारी उनके भ्रमण करते रहते थे पूरे मराठा साम्राज्य में, और हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी का डाटा रखते थे, और वो डाटा अपनी बड़े से बड़े अधिकारियों के साथ शेयर करते थे। वो मराठी भाषा भी बोलते थे, समझते भी थे, सरदेसाई यही बात बोलते हैं, जबकि मराठी इस चीज़ को नहीं जानते थे। स्वयं जो उस समय मैलेट था वो सूरत में रहता था, और उसे सिंधिया की भी जानकारी, मतलब जो ग्वालियर का सिंधिया था उसकी भी जानकारी थी, और होलकर की भी जानकारी थी, मतलब उनके परिवार में क्या चल रहा है, क्या टसल है, क्या मतभेद है, सब जानते थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा कंपनी ने उठाया। जैसे इस समय अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह आपके डाटा का उपयोग करके आपको यूट्यूब पर या आपके फ़ोन पे वगैरह में नई नई एडवर्टाइज देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप ये चीज़ें परचेज़ करते हो, आपको इन चीज़ों का शौक़ है। तो वही चीज़ है इस चीज़ का, इसी को डाटा एनालिसिस कहते हैं, और बिग डाटा इसी को कहते हैं आगे चल के। क्लियर? और आजकल तो पूरी दुनिया डाटा पे ही टिकी है। अगला पॉइंट है हमारा अंतिम, अंग्रेजों का प्रगतिशील दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब कि अंग्रेज आधुनिकता के उस आवरण से ढके हुए थे, जबकि जो मराठे थे वो अपने पुराने उस धर्म और दैवी बंधनों से बाहर नहीं निकल पाए। अर्थात अंग्रेज पुनर्जागरण और प्रबोधन के विचारों के साथ नए नए वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे थे, तो वहीं मराठे समुद्र की दूर भरी यात्राओं से अपने आप को परहेज करते थे। वो नए उपनिवेश नहीं स्थापित कर रहे थे, जबकि अंग्रेज अपने लिए नए उपनिवेश भी स्थापित कर रहे थे, और नए नए समुद्री मार्ग और समुद्री यात्राएं भी कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब बाजीराव द्वितीय अपने पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को कई सारे पद दे दिया दान में, कि ताकि उसको आगे चलकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसलिए दे दिया कि इससे उसको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इन ब्राह्मणों में उतनी कुशलता नहीं थी, उतनी सैन्य चातुरता नहीं थी, प्रशासन के प्रति उतनी सजगता नहीं थी, जो कि एक पतन का कारण बना। यहाँ तक कि जादूनाथ सरकार ये भी बोलते हैं कि ब्राह्मण और मराठों के मध्य मतभेद भी रहा, जिसको लेकर आगे चलकर फॉरेस्ट ने भी यही बात कही। फॉरेस्ट एक हिस्टोरियन है। अर्थात आप देखते हो ना कि जब मराठों में
या आप कह सकते हो कि पेशवा ने जब मस्तानी से विवाह कर लिया तो फिर आगे चलकर उन्हें निर्वासित कर दिया गया था, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। आगे चलकर फिर बात आती है कि कंपनी व मराठा जिस समय टक्कर हुई तो मराठे अपनी शक्ति की सीमा से नीचे आ चुके थे, हालांकि उत्तेजना व प्रवाह भी उनका समाप्त हो गया था। क्लियर? तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जिस समय आमने सामने आए। फिर कई सारी टिप्पणियाँ आती हैं। एस एन सेन क्या कहते हैं? एस एन सेन कहते हैं कि ये कारण तो ठीक है, लेकिन वास्तव में सामंतवाद का जो उत्थान था, यानी कि सामंतवाद की जो प्रवृत्ति थी, उसने मराठों को पतित कर दिया। मतलब जो जागीरदारी और जो सरजमी प्रथा की जो व्यवस्था थी, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में सैनिकों के सरदारों को छोटी छोटी भूमि मिल गई और उसी से उन्हें वेतन की उगाही होने लगी, तो आगे चलकर जब उन्होंने देखा कि पेशवा कमज़ोर है तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। अर्थात सामंतवादी की व्यवस्था का होना ही मराठों के पतन का कारण था। कई सारे लोग ये कहते हैं कि जो जाति सौहार्द को जो त्याग दिया गया और आत्म उन्नति की बात की गई, वो भी पतन का कारण था। मतलब कि पहले महार जाति भी साथ में रहती थी, पहले और पिंडारी भी साथ में रहते थे, पहले अन्य भी कई सारी जातियां रहती थी जिनका किसी भी रंग रूप भेद से कोई संपर्क नहीं था। यानी कि कहने का मतलब कि शिवाजी के टाइम पीरियड पर जिस धर्मनिरपेक्षता की बात होती थी, वो पेशवाओं के टाइम पीरियड पर आकर समाप्त हो गई। अर्थात ब्राह्मणवाद का बोलबाला हो गया, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। वैज्ञानिक क्षेत्र में उनकी अनभिज्ञता थी, ये भी एक बड़ा असफलता का कारण था। वीवीएस खरे भी यही बात बोलते हैं कि वास्तव में मराठों के अंदर राष्ट्र भावना का अभाव था। अर्थात उनके अंदर ये नहीं लगता था कि वास्तव में पेशवा ही मराठा साम्राज्य का एक प्रभुत्व करता है। इसलिए होलकर अलग हो गए, सिंधिया अलग हो गए, भोसले अलग हो गए, गायकवाड़ अलग हो गए। और एक बात तो ये भी आई, वही सरजमी व्यवस्था, मतलब भूमि दान की जो प्रमोशन की बात थी, उसने भी इस सामंतवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अनुशासन का न होना, कूटनीतिक स्तर में उतनी कमजोरी, अन्वेषण यानी कि खोज में अभाव और सामूहिकता के प्रयत्न न होना, ये सब भी इनके पतन के कारण बने। कहने का मतलब जो हमने भी प्रीवियस 8 पढ़े ना पतन के कारण, उन सब को शॉर्ट फॉर्म में ये लोग आगे बताने लगे। वास्तव में पतन के कारण आएंगे कहाँ से? इन्हीं की किताबों को तो पढ़ के कोई ना कोई पतन के कारण बनाएगा। क्लियर? सर टॉमस मुनरो ये भी कहते हैं, टॉमस मुनरो का आप नाम जानते हो ना, इकोनॉमी की व्यवस्था में आप पढ़ते हो। क्लियर? तो टॉमस मुनरो ये भी कहते हैं कि साधन हो, घोड़े हो, या नेतृत्व हो, या अनुशासन हो, इन तीनों में इनके अंदर कमी थी। साधन इतने उन्नत थे नहीं, घोड़ों का उपयोग इन्होंने कम किया, नेतृत्व में इनका अभाव था, और अनुशासन तो था ही नहीं। देखो ये जो लाइन एक एक वर्ड की मिल रही ना, आप इनको अपने निष्कर्ष को संक्षेप करने में उपयोग कर सकते हो और विश्लेषण में तो काफ़ी उपयोगी हो सकते, इसलिए इन चीज़ों को आप हमेशा देखिए। खैर, निष्कर्ष के लिए हमने आपके लिए एक लाइन लिख ही दी है कि निष्कर्षता कहा जा सकता है उपयुक्त सभी बातों को देखकर कि मुगलों की तुलना में वो भारतीय जनता में निष्ठा की भावना को अधिक मात्रा में नहीं जगा सके। उनका अधिकार क्षेत्र भी केवल बल पर आधारित था, मतलब वो जहाँ पर भी जाते थे अपने तीर कमान और तलवार के दम पर उस व्यक्ति को अपने अधीन लाते थे, लेकिन उस व्यक्ति की भावना को वो विजित नहीं कर पाते थे। इसलिए वो व्यक्ति तभी तक उनकी अधीनता स्वीकार करता था जब तक वो शक्तिशाली होते थे। अर्थात उदीयमान ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला मराठे केवल अपने राज्य को एक आधुनिक राज्य में रूपांतरित करके ही कर सकते थे, जिसमें वे ऐसा करने में असफल रहे। क्लियर? तो आपने ये चीज़ें देख ली। अब हम कुछ शब्दावलियाँ देख लेते हैं कि चौथ क्या थी, सरदेशमुखी क्या थी। चौथ थी 25% टैक्स, सरदेशमुखी था 10%। ये वास्तव में उन क्षेत्रों से लेते थे जो मराठों के अधीन आ जाते थे। मोकासा उस समय की भूमिदान प्रणाली को कहा जाता था। जागीर का मतलब भूमि होता था। ये दोनों व्यवस्थाएं पहले तो वंशानुगत नहीं थी, लेकिन बाद में चलकर वंशानुगत हो गई। आप सोच रहे होगे सर ऐसे प्रश्न आप क्यों दिए हो? क्योंकि आपसे प्रश्न प्रीलिम में पूछा जा सकता है। हालांकि प्रीलिम की सीरीज में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपके अंदर एक हुक कर दे रहा हूँ कि आपसे अगर ये प्रश्न पूछा गया कि मराठा साम्राज्य में प्रचलित मोकासा शब्द से आशय है, या जागीरदारी और मोकासा आरंभ में तो वंशानुगत नहीं थी, लेकिन बाद में भी वंशानुगत नहीं रही, या कभी भी वंशानुगत नहीं रही, तो आपको पता होना चाहिए नहीं है, वंशानुगत हो गई थी। कर्जा पट्टी और जस्ती पट्टी क्या था? ये जमींदारों पर लगने वाला एक तरीके का टैक्स हुआ करता था। क्लियर? अन्य जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं हमने आपको लिख ही दिया है कि वो प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज जो 27 मार्च से हम शुरू करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर?
अब बात आती है कि मराठा का जो टॉपिक है हमारा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले पार्ट में पंजाब व राजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे और ये हैं हमारे नाना साहब। क्लियर। तो इस तरीके से आपने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी गहराई से हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, हर एक छोटी से छोटी घटना को करंट की घटनाओं के साथ समायोजित करके काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ा है। उम्मीद है कि न केवल आपको मराठा समझ में आया होगा बल्कि मैसूर तक की कहानी भी आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक, कोई नोट्स, कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि कोई प्रश्न भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अगले 2 पार्ट्स के बाद इन प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे जितने भी प्रीवियस पार्ट्स में आए हैं, और साथ ही जो इसमें मौलिक प्रश्न हमने आपको दिखाए हैं। क्लियर। इससे क्या होगा कि एक बार आपका फिर से मराठों का पूरा टॉपिक क्विक रिवीजन में आ जाएगा। और वैसे भी हम अपने हर वीडियो में शुरू से क्विक रिवीजन करते ही हैं, तो वो हम परंपरा अपनी बनाए ही रखेंगे, ताकि जब आप हमारे इस मॉडर्न इंडिया का अंतिम पार्ट भी देखें तो उस अंतिम पार्ट में भी आपको ये लगे कि वास्तव में आपने उसी एक वीडियो में पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया को कवर कर लिया है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं फिर अपने अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।